पुनर्जन्म के बाद मैंने जानबूझकर उस लग्जरी कार में बैठने का मौका छोड़ दिया जिसमें मेरी क्रश रोज घर जाती थी। मैं खुद को बार बार याद दिला रहा था, मैं सिर्फ एक ड्राइवर का बेटा हूँ, हम दोनों की दुनिया कभी एक नहीं हो सकती। लेकिन जब उसने अपनी बगल की खाली सीट देखी तो पहली बार उसने ड्राइवर को आवाज दी, अंकल आप जा रहे हैं? ड्राइवर हैरान रह गया। मैडम क्या कोई काम था? वो हल्का सा झुंझलाई। आज म्यू चेन नहीं आएगा क्या? उसने अभी मैसेज किया है, कहा है कि उसे दोस्तों के साथ कुछ काम है, इसलिए वो बाद में बस से लौट आएगा। ये सुनते ही उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। उसे महसूस हुआ कि इस बार चीजें पहले जैसी नहीं रही। म्यू चेन के पास ऐसा कौन सा काम हो सकता है? पिछले जन्म में तो वो कभी उसके साथ घर लौटने का मौका नहीं छोड़ता था, हर दिन समय से पहले कार में बैठकर उसका इंतजार करता था। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, ऐसा होना ही बेहतर है। पिछले जन्म में उसने और म्यू चेन ने पूरे 5 साल तक रिश्ता निभाया था, लेकिन बाद में वही रिश्ता चेंजी के दिल में एक कांटे की तरह चुभता रहा। अब जब उसे दूसरी जिंदगी मिली है तो उसे म्यू चेन से दूरी बनाकर रखनी होगी। उधर मैं इन सबसे अनजान था। स्कूल से लौटते लौटते मुझे 2 घंटे से ज्यादा लग गए। शाम तक मैं गू फैमिली की हवेली पहुंचा और मुख्य भवन को नजरअंदाज करते हुए सीधे सर्वेंट क्वार्टर्स की ओर चला गया। तभी दूसरी मंजिल की बालकनी से गू किंघन ने मुझे देख लिया। उसने मेरा नाम पुकारा, लेकिन ईयरफोन लगे होने की वजह से मैं बिना रुके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ये देखकर वो सीधे मेरे पीछे नौकरों के क्वार्टर तक आ गई। जैसे ही मैं दरवाजा बंद करने लगा उसने हाथ लगाकर उसे रोक दिया। म्यू चेन, क्या तुमने मुझे आवाज देते नहीं सुना? मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। मैंने ईयरफोन लगाए हुए थे इसलिए नहीं सुन पाया। लेकिन आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ क्यों आई हैं? ये सुनकर वो एक पल के लिए चुप हो गई। तभी उसे याद आया कि वो पुनर्जन्म लेकर लौटी है। इस समय हमारे बीच कोई खास रिश्ता नहीं था। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने पूछा, आज स्कूल के बाद तुम कार में क्यों नहीं आए? मैंने शांत स्वर में कहा, आप मालिक की बेटी हैं और मेरे पिता आपके ड्राइवर। मेरी हैसियत नहीं कि आपके साथ एक ही कार में बैठूं। पहले शायद मुझे अपनी सीमा नहीं पता थी, लेकिन अब समझ गया हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं थोड़ा रुका, बस मेरे पिता को इसकी वजह से कोई परेशानी मत दीजिएगा मिस गू। मिस गू सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। पिछले जन्म में मैंने उसे कभी इतनी दूरी से नहीं पुकारा था। वो तुरंत ठंडी पड़ गई। अच्छा है कि तुम्हें अपनी हैसियत समझ आ गई। अगर दादाजी पूछें तो खुद समझा देना, ऐसा न लगे कि मैंने तुम्हें कार से हटवाया है। यह कहकर वो दरवाजा पटककर चली गई। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बार मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराने वाला था। वैसे भी हॉस्टल के लिए आवेदन कर चुका था, बस कुछ दिन और फिर हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाता। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया, नाश्ता करके सीधे बस स्टॉप पर पहुँच गया। उधर गू किंघान भी अभी अभी उठी थी। बालकनी पर आते ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी। वह मुझे सड़क की तरफ जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में जटिल भाव थे, लेकिन अगले ही पल उसने मन ही मन खुद को समझाया, ये सब करके मेरा ध्यान खींचने की कोशिश मत करो, इस बार मैं प्रभावित नहीं होने वाली। कुछ मिनट बाद बस आ गई। अंदर हमेशा की तरह भारी भीड़ थी। मैं लोगों के बीच से रास्ता बनाता हुआ पीछे की ओर बढ़ गया। काफी मुश्किल से खड़े होने की थोड़ी जगह मिली, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ रुका अचानक पीछे से किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैंने मुड़कर देखा, मेरे पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, नजरें भी कुछ असहज करने वाली थीं। मेरे मन में तुरंत बेचैनी पैदा हुई। मैं बिना कुछ कहे वहाँ से हटकर दूसरी जगह जाने के लिए मुड़ा। मैं दूसरी जगह जाने ही वाला था कि तभी न जाने कहां से एक बेहद खूबसूरत लड़की भीड़ को चीरते हुए आगे आ गई। उसकी बाहों में कांटों से भरा एक बड़ा कैक्टस था। जरा रास्ता दीजिए, वो बार बार यही कहती जा रही थी, लेकिन असल में रास्ता उसके कैक्टस के कांटे बना रहे थे। कुछ ही सेकंड में वो उस अधेड़ आदमी के सामने पहुंच गई। बस के झटके के साथ आदमी का हाथ कैक्टस से टकरा गया। वो दर्द से चिल्ला उठा, तुम पागल हो क्या? कोई कैक्टस लेकर बस में चलता है? लड़की ने बस लापरवाही से माफी मांग ली, फिर वहीं खड़ी हो गई। आदमी बड़बड़ाता हुआ दूसरी तरफ हट गया। मैंने उसे देखा तो उसने भी मुझे घूर कर देखा, जैसे मैं कोई बेवकूफ हूँ। मैंने पूछा कि क्या वो मेरा मजाक उड़ा रही है? उसने कहा नहीं, बस मुझे भोला समझ रही थी और बताया कि इस रूट पर ऐसे लोग अक्सर मिलते हैं, वो पहले भी देख चुकी है। फिर उसने हल्के से कहा कि आगे से सावधान रहना, हर बार कोई कैक्टस लेकर नहीं आएगा जो तुम्हें बचा ले। तभी मुझे समझ आया कि वो मेरा मजाक नहीं उड़ा रही थी, बल्कि मेरी मदद कर रही थी। मैं मुस्कुराया, थैंक यू, मेरा नाम म्यू चेन है, यूनिवर्सिटी में स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ता हूँ। लड़की ने जवाब दिया, CII B यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। उसका गंभीर चेहरा और खेती बाड़ी वाला जवाब सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। बातों बातों में स्टॉप आ गया। दोनों यूनिवर्सिटियां पास ही थीं। मैं ठीक से धन्यवाद भी नहीं कह पाया और वो तेजी से अपने कैंपस की ओर चली गई। मैं भी अपनी क्लास में लौट गया और जल्द ही इस मुलाकात को भूल गया। कुछ दिनों बाद फ्रेशर्स वेलकम इवेंट पूरे कैंपस में चर्चा का विषय बना हुआ था। कारण थी गू फैमिली की मशहूर बेटी गू किंघान। हर कोई उसे देखने के लिए उत्साहित था, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी मेरा रूममेट शेन हॉक्सन जबरदस्ती मुझे कार्यक्रम में ले गया। कॉलेज लाइफ में फ्रेशर्स पार्टी सिर्फ एक बार मिलती है। आखिरकार मैं उसके साथ तीसरी पंक्ति में जाकर बैठ गया। हॉल छात्रों से भरा हुआ था और सीनियर स्नैक्स व रिफ्रेशमेंट्स की व्यवस्था में लगे थे। तभी एक व्यस्त सीनियर की नजर मुझ पर पड़ी और उसकी आंखें अचानक चमक उठी। भाई एक मदद कर दो, ये ब्रेड्स बैकस्टेज पहुंचा दो, कई परफॉर्मर्स को खाने का समय नहीं मिला। मैंने बॉक्स उठाकर बैकस्टेज पहुंच गया और उसे दरवाजे के पास रख दिया। तभी ड्रेसिंग रूम की ओर नजर गई और पिछले जन्म की याद आ गई। तब मैं खास तौर पर गू किंघान के लिए उसकी पसंदीदा बैरी ब्रेड लाया था, क्योंकि उसे पीनट एलर्जी थी और बाकी ब्रेड्स में नट फ्लेवर भी था। मुझे डर रहता था कि कहीं वो गलती से गलत ब्रेड न खा ले, लेकिन इस बार मैंने परवाह नहीं की। वो कोई बच्ची नहीं थी कि अपनी एलर्जी भी न संभाल सके। यह सोचकर मैं वापस मुड़ गया। उधर ड्रेसिंग रूम में गू किंघान किसी का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। संग यूटोंग उठने ही वाली थी कि गू किंघान खुद तेजी से दरवाजा खोलने पहुंच गई। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, लेकिन सामने खड़े लड़के को देखकर उसकी बात अधूरी रह गई। तुम कौन हो? लड़का घबरा गया। गू मिस, मैंने सुना था कि आज आपका परफॉर्मेंस है, इसलिए। धड़ाम, उसकी बात पूरी होने से पहले ही दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो गया। बेचारा लड़का वहीं हैरान खड़ा रह गया। गू किंघान गुस्से में दरवाजा बंद करके वापस
सोफे पर बैठ गई। संग यूटोंग ने हैरानी से पूछा, क्या अब तुम्हें झाओ यानचेन भी पसंद नहीं है? वो एक पल चुप रही। मैंने ठीक से देखा नहीं था। तो तुम्हें लगा था कि दरवाजे पर कौन है? इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था, क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक बात चल रही थी, मुचेन अभी तक क्यों नहीं आया? पिछले जन्म में तो वो इस समय तक उसके लिए सही ब्रेड चुनकर बैकस्टेज पहुंच चुका होता। आखिरकार वो खुद बाहर निकली, लेकिन तब तक सारी ब्रेड्स बन चुकी थी। सोंग यूटोंग ने उसे एक ब्रेड पकड़ा दी। लो, फिलहाल यही खा लो। गु किंगहान ने पैकेट देखा और उसका चेहरा उतर गया। नट फ्लेवर, वही चीज जिससे उसे एलर्जी थी। कुछ पल तक वो पैकेट को देखती रही। इस बार कोई उसके लिए सही ब्रेड चुनकर नहीं लाया था। थोड़ी देर बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। गु किंगहान के स्टेज पर आते ही पूरा ऑडिटोरियम तालियों और चीखों से गूंज उठा। हर कोई उसे देखने में मग्न था, लेकिन भीड़ के बीच एक इंसान ऐसा भी था जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब सबकी नजरें स्टेज पर थीं, मैं सिर झुकाए अपने फोन में व्यस्त था, मानो गु किंगहान अब मेरी दुनिया का हिस्सा ही न हो। गु किंगहान ने जैसे ही फर्स्ट लव गाना खत्म किया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई छात्र फूल लेकर स्टेज पर पहुंच गए और कुछ ही देर में उसके हाथ बुके से भर गए, लेकिन उसकी नजर बार बार भीड़ में किसी को तलाश रही थी। तभी शेन हाओशुआन 2 गुलदस्ते लेकर आया और एक मेरे हाथ में थमा दिया। चल, गु किंगहान को फूल देने चलते हैं। मैंने तुरंत फूल वापस कर दिए। उसे फूल दूं, उससे अच्छा किसी कुत्ते को दे दूं। फिर मुझे सोंग यूटोंग याद आ गई, जिसने पहले मेरी मदद की थी। ठीक है, चलो। ये सुनकर शेन हाओशुआन मुझे साथ लेकर स्टेज की ओर बढ़ गया। उधर गु किंगहान की नजर लगातार मुझ पर टिकी हुई थी। उसे पिछला जीवन याद आ गया, जब मैं इसी तरह फूल लेकर उसके पास आया था। हालांकि तब उसने फूल नहीं लिए थे, लेकिन इस बार शायद ले लेती। आखिर वो जानती थी कि मैं उससे सच्चा प्यार करता था। जैसे जैसे मैं करीब आता गया, उसकी उम्मीद भी बढ़ती गई। जब मैं फूल लेकर उसके सामने आकर रुका, तो उसने अनजाने में उन्हें लेने के लिए हाथ भी बढ़ा दिया। उसे लगा फूल उसी के लिए हैं, लेकिन मैं उसके पास से निकलकर सीधे सोंग यूटोंग के सामने जा रुका। मैंने मुस्कुराकर गुलदस्ता बढ़ाया। आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, ये फूल आपके लिए। सोंग यूटोंग कुछ पल के लिए हैरान रह गई, फिर मुस्कुराकर फूल स्वीकार कर लिए। मैं तुरंत नीचे उतर गया। पूरे समय मैंने गु किंगहान की तरफ देखा तक नहीं। सोंग यूटोंग भी हैरान थी। तुम्हारा और मू चेन का क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, मैं तो उसे ठीक से जानती भी नहीं। फिर सोंग यूटोंग ने मजाक में कहा, कहीं वो जानबूझकर ऐसा करके तुम्हारा ध्यान तो नहीं खींच रहा? गु किंगहान ने तुरंत तिरस्कार से हंस दिया। वो, मैं उस पर ध्यान क्यों दूंगी? लेकिन उसके मन की बेचैनी कुछ और ही कह रही थी। रात करीब 10 बजे मैं हवेली लौटा तो पिता घबराए हुए मिले। मू चेन, आज गु में स्कूल में दिखी थी क्या? मैंने हैरानी से पूछा। क्यों? पिता चिंतित स्वर में बोले। उन्होंने आज मुझे लेने आने से मना कर दिया था, लेकिन अब तक घर नहीं लौटी और फोन भी बंद है। ये सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। फोन भी बंद है। पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी, जबकि गु मैडम पूरे शहर में उसे ढूंढ रही थी। मैंने फ्रेशर्स ग्रुप खोला और तस्वीरें देखते ही सब समझ गया। चिंता मत कीजिए, वो दोस्तों के साथ कराओके गई हैं, जल्दी लौट आएंगी। पिता ने राहत की सांस ली और मैडम को बताने चले गए। मैंने तस्वीरों पर फिर नजर डाली। गु किंगहान के बगल में बैठा लड़का चेनजी था। लगता है इस जन्म में भी दोनों साथ आ गए थे। अगली सुबह हवेली का माहौल तनावपूर्ण था। गु मैडम रात की घटना से बेहद नाराज थी, इसलिए मैं सवालों से बचने के लिए जल्दी निकल गया। बस में चढ़ते ही मेरी नजर फिर सू शाओवे पर पड़ी। आज उसके हाथ में कैक्टस नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत और पारदर्शी सक्यूलेंट प्लांट था। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग। वह चुपचाप थोड़ा सरक गई और अनजाने में मेरे लिए सुरक्षित जगह बना दी। मैं मुस्कुराया। ये कौन सा पौधा है? बहुत सुंदर लग रहा है। मैं उसे ध्यान से देख रहा था, लेकिन छू नहीं रहा था, क्योंकि वो मुझे ग्रेजुएशन पर मिले एक पुराने तोहफे की याद दिला रहा था। मेरी बात सुनकर सू शाओवे ने पौधे की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ये, इसका नाम रेनबो जेड सक्यूलेंट है। सू शाओवे ने पौधे की ओर देखते हुए पूछा, पसंद आया? मैंने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल क्रिस्टल जैसा दिखता है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने गमला मेरी तरफ बढ़ा दिया। तो रख लो। मैं हैरान रह गया। सच में? उसने सहजता से कहा। तुम्हें पसंद है ना? मेरे पास ऐसे बहुत हैं। तभी मुझे याद आया कि वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की छात्रा थी। शायद पौधे उगाना उसका शौक था। मैंने मुस्कुराकर गमला ले लिया। थैंक यू सीनियर सू। अगली बार मिल्क टी मेरी तरफ से। इस बार उसने कुछ सेकंड मुझे देखा, फिर फोन निकालकर आगे बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन मुकरना मत। पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। कुछ ही देर में हम दोनों एक दूसरे की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जुड़ चुके थे। बस से उतरने के बाद वो पहली बार खुद रुककर बोली, बाय। मैं थोड़ा हैरान हुआ, फिर मुस्कुराकर हाथ हिला दिया। बाय कहकर मैं सक्यूलेंट प्लांट लेकर सीधे क्लास पहुंच गया। थोड़ी देर बाद शेन हाओशुआन हाफता हुआ आया और मेरे बगल में बैठ गया। भाई, कल रात ग्रुप चैट में बड़ा गॉसिप चला था। सुना है गु फैमिली की प्रिंसेस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के कैंपस स्टार चेन जी के साथ है। मुझे पहले से पता था। चेन जे विदेश जाने वाला था, लेकिन पारिवारिक कारणों से यहीं रुक गया। उसकी आर्थिक हालत साधारण थी, जबकि गु किंगहान एक सुपर रिच हैरिस थी। ऊपर से उसने उसके लिए घर वालों से लड़कर विदेश जाने का प्लान भी छोड़ दिया था। ऐसे में दोनों का साथ आना कोई हैरानी की बात नहीं थी। शेन हाओशुआन ने मेरा शांत चेहरा देखकर पूछा, मू चेन, तुझे बिल्कुल झटका नहीं लगा? मैंने कंधे उचकाए। उसकी लव लाइफ से मेरा क्या लेना देना? गॉसिप में समय लगाने से अच्छा है पार्ट टाइम जॉब कर लो। वो हंस पड़ा। बात तो सही है। फिर उसकी नजर मेरे हाथ में रखे सक्यूलेंट प्लांट पर गई। रुको, ये पौधा तुम्हारा है? कमाल है, तू तो हमेशा पैसों की कमी की बात करता है और क्लास में हजारों रुपए का पौधा लेकर घूम रहा है। मैं चौंक गया। मजाक कर रहा है ना? इतना सा सक्यूलेंट प्लांट हजारों का कैसे हो सकता है? शेन हाओशुआन ने पौधे को करीब 1 मिनट तक गौर से देखा, फिर उसकी आंखें अचानक फैल गईं। क्या बात कर रहा है? ये हजारों का नहीं, कम से कम लाखों का होगा। मैंने तुरंत इंटरनेट पर खोजा और देखकर दंग रह गया। इस रेनबो जेड सक्यूलेंट की कीमत सच में बेहद ज्यादा थी। इतनी बेहतरीन क्वालिटी का पौधा तैयार करने में सू शाओवे ने न जाने कितनी मेहनत की होगी। मैंने फौरन उसे मैसेज भेजा और पौधे की फोटो भी भेज दी। सीनियर, आपकी क्लास कब खत्म होती है? मैं ये पौधा वापस कर दूंगा। कुछ सेकंड बाद उसकी तरफ से आया, तुम्हें पसंद नहीं आया? मैंने जवाब दिया, पसंद तो बहुत है, लेकिन ये बहुत महंगा है। मुझे डर है कि कहीं मैं इसे खराब न कर दूं। बेहतर होगा आप इसे वापस ले लें। काफी देर बाद उसका जवाब आया, नहीं। इसके बाद उसने सीधे पौधे की केयर गाइड मुझे फॉरवर्ड कर दी। बस इसी हिसाब से देखभाल करना। कुछ समझ न आए तो मुझसे पूछ लेना। मैसेज पढ़कर मैं कुछ देर चुप रहा। अब उस छोटे से पौधे को देखने का नजरिया ही बदल गया था। तभी शेन हाओशुआन फिर पौधे को घूरते हुए मुस्कुराया। वाह भाई मू चेन, लगता है तू चुपके चुपके हम सबसे काफी आगे निकल गया है। शेन हाओशुआन पौधे को घूरते हुए बोला, यार इतना छोटा गमला फिर भी इतना महंगा कैसे हो सकता है? मैंने
तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। बस कर, अब और मत बोल। पूरा दिन मैंने उस पौधे को किसी खजाने की तरह संभाल कर रखा। क्लास खत्म होने के बाद उसे सावधानी से कमरे तक ले आया। तभी पड़ोस में रहने वाली हाउसकीपर ने खिड़की से आवाज दी, मुचैन मैडम तुम्हें बुला रही हैं। गु मैडम का नाम सुनते ही मन में हल्की झुंझलाहट उठी। पिछले जीवन में गु किंगहान के साथ मेरे रिश्ते के दौरान वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर मुझे परेशान करती थी। हालांकि हॉस्टल के लिए मेरा आवेदन मंजूर हो चुका था, लेकिन कमरा मिलने में अभी एक हफ्ता बाकी था, इसलिए फिलहाल मुझे यहीं रहना पड़ रहा था। उनके सामने पहुंचकर मैंने विनम्रता से कहा, मैडम आपने बुलाया, अगर मेरे बस की कोई बात होगी तो मैं जरूर मदद करूंगा। गु मैडम ने गहरी सांस ली। किंगहान फिर से क्लास छोड़ रही है। आज कॉलेज से फोन आया था। वो लगातार 2 दिन से क्लास में नहीं गई। उनकी आवाज चिंता से भरी थी, मगर मुझे खास हैरानी नहीं हुई। मैं जानता था कि इसके पीछे शायद कोई और वजह थी। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा। तुम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में हो और कुछ क्लासें भी कॉमन है, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? अगर वो फिर क्लास बंक करे तो बस मुझे मैसेज कर देना। ये कहते हुए गु मैडम ने अपना फोन निकाल लिया। आओ पहले कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। मुझे अच्छी तरह पता था कि उन्हें किंगहन के क्लास बंक करने से नहीं बल्कि चेन जी के साथ घूमने से परेशानी थी। पिछले जीवन में भी ऐसा कई बार हुआ था। तब मैं किंगहन को पसंद करता था, इसलिए हर बार उसे पहले ही खबर कर देता था। वो थोड़ी देर क्लास में बैठती, मैं फोटो खींचकर गु मैडम को भेज देता और फिर वो चुपके से निकल जाती। बाद में जब सच्चाई सामने आई तो सारा गुस्सा मुझ पर उतारा गया। इस बार मैं वही गलती नहीं दोहराने वाला था। मैं मना करने ही वाला था कि जांग लैन हंसते हुए बीच में बोल पड़ी, अरे इसमें क्या मुश्किल है, बस एक फोटो ही तो भेजनी है। मैडम आप चिंता मत कीजिए, मुचैन कर देगा। इतना कहकर उसने खुद ही गु मैडम का कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया और उनका कार्ड मुझे फॉरवर्ड कर दिया। मेरा चेहरा तुरंत उतर गया। बाहर निकलते ही मैंने साफ कह दिया, फोटो भेजने वाला काम मैं नहीं करूंगा। वादा आपने किया है तो आप ही कीजिए। ये कहकर मैं बिना रुके अपने कमरे की ओर लौट गया। मैं गु मैडम की असली मंशा अच्छी तरह समझता था, क्योंकि पिछले कुछ समय से गु किंगहान पूरी तरह चेंजे के करीब जाने में लगी हुई थी। ऐसे में मिसेस गु की चिंता स्वाभाविक थी, और क्योंकि गु किंगहान को सबसे ज्यादा नफरत किसी की निगरानी से थी, इसलिए उन्होंने मुझे उसकी तस्वीरें भेजने का काम सौंपा था। इससे 2 फायदे होते थे, एक गु किंगहान मुझसे नाराज रहती और दूसरा उसे चेंजी के और करीब जाने से रोका जा सकता था। उस रात 10 बजे के बाद गु किंगहान घर लौटी। आते ही उसकी मिसेस गु से जोरदार बहस हो गई। करीब 1 घंटे तक झगड़ा चलता रहा। फिर गुस्से में वो घर से निकलकर बगल वाले गाजबो में जाकर बैठ गई। वो गाजबो ठीक मेरे कमरे की खिड़की के सामने था। पिछली जिंदगी में मैं अक्सर वहीं से चुपके चुपके उसे देखा करता था। आज भी उसकी नजरें मेरी खिड़की पर टिकी थी। वो मन ही मन गिनने लगी, 1 2 3। उसे यकीन था कि 20 तक पहुंचने से पहले ही मैं बाहर आ जाऊंगा, कभी खाना लेकर, कभी छाता लेकर, या सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए। लेकिन इस बार कुछ और हुआ। मेरे कमरे की खिड़की बंद हो गई। अगले ही पल पर्दे भी खींच दिए गए। गु किंगहान कुछ पल के लिए सन्न रह गई। उसके चेहरे पर साफ अविश्वास झलक रहा था। थोड़ी देर बाद वो उठी, खिड़की तक आई और शीशे पर कई बार दस्तक दी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि वो खुद आकर खिड़की खटखटाएगी। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद मैं बाहर निकला और शांत स्वर में पूछा, मिस गु मुझसे कोई काम था? गु किंगहान ने मुझे जटिल नजरों से देखा। तुमने खिड़की बंद क्यों की? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, प्राइवेसी के लिए, वरना बाहर से कोई भी कमरे के अंदर देख सकता है। उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। मेरे व्यवहार में आए बदलाव को वो साफ महसूस कर रही थी, लेकिन उसे अब भी लगता था कि शायद ये मेरा ध्यान खींचने का नया तरीका है। कुछ पल बाद उसने कहा, अगर ऐसा है तो आगे से खिड़की बंद ही रखना, खोलना मत। मैंने उसकी जाती हुई पीठ को देखा और मन ही मन बड़बड़ाया, कितनी हुक्म चलाने वाली मिस है। तभी वो अचानक रुक गई, मुड़कर बोली, माँ ने तुम्हें मेरी क्लास की फोटो लेने को कहा है ना? मैं थोड़ा चौंका। तुम्हें कैसे पता? उसने बेपरवाही से कहा, फिक्र मत करो, मैं अब क्लास बंक नहीं करूंगी, इसलिए तुम्हें मेरी चुपके से फोटो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले भी नहीं, आगे भी नहीं। इतना कहकर उसने हल्की सी नाक से कोड़ ली। फिर कुछ सोचकर बोली, खैर अगर उन्होंने कहा है तो फोटो ले लिया करो, वैसे भी मैं अब क्लास नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो मुड़कर जाने लगी। उसे पिछली जिंदगी की बात याद आ गई, जब मेरी मदद करने की वजह से मिसेस गु ने मुझे लंबे समय तक डांटा था। शायद इस बार वो नहीं चाहती थी कि मुझे फिर वैसा सुनना पड़े। तभी मैंने उसे आवाज दी, जरा रुको। उसके कदम तुरंत रुक गए। चेहरे पर हल्की विजयी मुस्कान उभर आई, जैसे उसे पहले से यकीन था कि मैं उसे यूं ही नहीं जाने दूंगा। वो धीरे से मुड़ी और आत्मविश्वास भरे स्वर में बोली, क्या बात है? लेकिन जैसे ही गु किंगहान मुड़ी, उसने देखा कि मैं फोन का कैमरा उसकी तरफ किए खड़ा था। वो तुरंत भड़क गई। अब क्या कर रहे हो? मैंने गंभीरता से कहा, मिस गु अभी आपने खुद कहा था कि मैं आपकी फोटो ले सकता हूँ, सही? जरा एक बार फिर से कह दीजिए ताकि बाद में कोई मुझे दोष न दे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दांत भींचकर बोली, हाँ ले सकते हो, जितनी फोटो खींचनी है खींच लो, अब खुश? इतना कहकर वो तेज कदमों से वहां से चली गई। मैंने संतुष्टि से वीडियो सेव किया और चैन से सोने चला गया। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस रात गु किंगहान लगभग पूरी रात जागती रही। अगली सुबह उसकी अर्ली क्लास थी। गाड़ी में बैठते ही उसने आदतन बाईं तरफ देखा। पहले की तरह उसे उम्मीद थी कि मैं पहले से अंदर बैठा उसका इंतजार कर रहा हूंगा, लेकिन इस बार सीट खाली थी। कुछ देर बाद कार आगे बढ़ी और रास्ते में पैदल चलता हुआ मैं दिखाई दे गया। उसकी नजर सबसे पहले मेरे हाथ में पकड़ी दूध की बोतल पर पड़ी। मुझे सुबह दूध पीने की आदत थी। रोज उठकर मैं 2 बोतल दूध गुनगुने पानी में रख देता, फिर रास्ते में धीरे धीरे पीता रहता। ऐसा दूध पिए हुए गु किंगहान को भी काफी समय हो चुका था। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर अचानक बोली, गाड़ी रोको। फिर उसने कार की खिड़की से बाहर खड़े मुझसे कहा, बैठ जाओ। मैंने सिर हिलाया, थैंक यू मिस गु, लेकिन मैं बस से चला जाऊंगा। पहली बार उसने खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, मगर मैंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो बस इतना बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी। कार आगे निकल गई और मैं समय पर बस पकड़ने में कामयाब हो गया। खुशी की बात यह थी कि सीनियर भी उसी बस में थी। गुड मॉर्निंग सीनियर। उन्होंने जल्दी से फोन रख दिया। अगर मैं ध्यान देता तो देख लेता कि वो मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल देख रही थी। मैंने उन्हें गर्म दूध की बोतल थमा दी। कुछ दिनों के साथ सफर ने हमें काफी करीब ला दिया था। उन्होंने अपने खूबसूरत गार्डन की तस्वीरें दिखाते हुए कहा, कभी मौका मिला तो तुम्हें वहाँ घुमाऊंगी, एक छोटा सा फिश पॉन्ड भी है। बस से उतरकर हम बातें करते हुए आगे बढ़े, तभी वो अचानक रुक गई। मैंने सिर उठाया तो देखा सामने वो अपने 2 दोस्तों के साथ खड़ी थी और उनकी नजरें सीनियर के हाथ में पकड़ी दूध की बोतल पर टिकी थी। उनमें से एक ने तंज कसते हुए कहा, अरे ये तो तुम्हारे घर के ड्राइवर का बेटा है ना? पहले
हर वक्त तुम्हारे पीछे घूमता रहता था, अब किसी और के साथ दिख रहा है। किसी और शब्द सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी तरह उसे भी दूसरा मौका मिला है। उसने सीनियर के हाथ में पकड़ी दूध की बोतल देखी और मेरी तरफ देखकर ठंडी हंसी हंसी। अब समझ आया कि तुम मेरी कार में क्यों नहीं बैठते, किसी और लड़की को पसंद करने लगे हो। अब मैं पसंद नहीं हूँ। मैंने भौहें से कोड़ ली। मिस गू, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो बोली, क्या गलत कहा? जब तुम पहली बार हमारे घर आए थे, हर सुबह कार में बैठकर मेरा इंतजार करते थे और ये दूध पहले मुझे देते थे, अब किसी और को देने लगे हो। पुरानी बातें याद आते ही मेरा चेहरा उतर गया। मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने कभी उससे प्यार किया था। आज उसे आखिर हुआ क्या था? फिर उसने सीनियर की तरफ देखकर कहा, शायद तुम्हें नहीं पता, ये हमारे घर के ड्राइवर का बेटा है। माहौल अचानक असहज हो गया। मैंने झिझकते हुए कहा, सॉरी सीनियर। उन्होंने मुस्कुराकर मेरे सिर पर हाथ फेरा। माफी क्यों मांग रहे हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं जानता था कि उसका स्वभाव कितना खराब है, लेकिन नहीं चाहता था कि मेरी वजह से सीनियर किसी परेशानी में पड़े, इसलिए मैंने तुरंत कहा, सीनियर आप क्लास के लिए जाइए, कहीं लेट न हो जाए। सीनियर ने भौहें से कोड़कर पूछा, ये कौन है? मैं 2 सेकंड चुप रहा, फिर बोला, ये पागल है। वो ठिठकी, फिर झिझकते हुए पूछ बैठी, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? बिल्कुल नहीं। मुझे इतनी जल्दी रिश्ता नकारते देख वो ठंडी हंसी हंसी। मैं भला ड्राइवर के बेटे को क्यों पसंद करूंगी? मेरे अंदर गुस्सा उबल पड़ा। हाँ, तुम्हें ड्राइवर का बेटा पसंद नहीं था, तो फिर 5 साल तक मेरे साथ रहने वाली कौन थी? मैं तमतमाकर बोला, किसने कहा था तुम्हें मुझे पसंद करने के लिए? दिमाग खराब है तो इलाज करवाओ। शायद दोनों जिंदगियों में पहली बार मैंने उसे इस तरह डांटा था। वो स्तब्ध होकर बस मुझे घूरती रह गई। माहौल एकदम शांत हो गया। मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी साफ थी। सीनियर, मैं चलता हूँ, क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, आप भी जाइए। उनके जवाब का इंतजार किए बिना मैं मुड़ा और तेजी से कॉलेज गेट की तरफ बढ़ गया। मुझमें उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। डर था कि वहाँ भी वही हैरानी और तिरस्कार मिलेगा जो पिछली जिंदगी में झेल चुका था। पीछे वो ठंडी नजर से खड़ी रही, आंखों में नाराजगी और बेचैनी लिए। उधर सीनियर भी चुपचाप हाथ में दूध की बोतल पकड़े मेरी दूर जाती पीठ को देखती रही। जब मैं ओझल हो गया तो वो भी मुड़कर चली गई। आज सुबह पब्लिक क्लास थी। मैं अपनी सीट पर बैठते ही सू शावे की चैट विंडो खोलकर बैठ गया। मैं उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन आधे घंटे तक टाइप करता रहा, फिर भी एक शब्द नहीं भेज पाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो भी कहूंगा शायद ठीक नहीं लगेगा। जब मैं चैट बंद करने ही वाला था तभी उसका मैसेज आ गया। क्या हुआ? तब मुझे एहसास हुआ कि मैं करीब 10 मिनट से टाइप कर रहा था, लेकिन एक भी मैसेज सेंड नहीं किया था। संभव है कि इतने समय तक दिखता रहा। टाइपिंग उसने देख लिया हो। मैं शर्मिंदगी से लाल पड़ गया। सीनियर, अभी जो हुआ उसके लिए सॉरी। उम्मीद है आप उसे दिल पर नहीं लेंगी। मैंने पहले भी कहा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मेरी आंखें हल्की सी नम हो गईं। उसकी तुलना में सीनियर का स्वभाव सच में बहुत अच्छा था। जिस तरह से गू किंगहान ने उसके सामने बात की थी, उसे याद करके अब भी अजीब लग रहा था। मुझे नहीं पता कि उसने कहीं गलत मतलब तो नहीं निकाल लिया, कहीं वो मुझे ऐसा लड़का तो नहीं समझ बैठी जो हर जगह लड़कियों से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता हो। मैं यही सोच रहा था कि तभी कोई मेरी डेस्क के पास से गुजरा और हल्का सा टकरा गया। मैंने सिर उठाकर देखा तो गू चिंगहान ठंडे चेहरे के साथ मेरे पास से गुजरती हुई क्लास के सबसे पीछे जाकर बैठ गई। आज वो क्लास में आ गई थी। क्या वो चेंजी के पास नहीं गई? तो क्या उसने कल रात जो कहा था वो सच था? कुछ सेकंड तक मैं हैरान बैठा रहा, फिर तुरंत फोन निकाला और उसकी एक फोटो खींच ली। कम से कम इससे मेरा झंझट कम हो जाता। वो अभी बैठी ही थी कि टांग शावरन उससे बोली, अभी अभी मुचन ने तुम्हारी फोटो ली है। उसके चेहरे के भाव आखिरकार थोड़े नरम पड़े। मुझे पता है, मैं अंधी नहीं हूँ। अगले 2 दिनों तक जब भी हमारी क्लास साथ होती, मैं यूं ही उसकी एक फोटो खींच लेता, बस मिसेस गू के दिए हुए काम को निपटाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे एक अलग ही अफवाह फैल गई। यूनिवर्सिटी के गॉसिप ग्रुप्स में ये बात फैलने लगी कि मैं उसे पसंद करता हूँ और चुपके चुपके उसकी तस्वीरें लेता हूँ। एक दिन शेन हाउशुअन ने गॉसिप ग्रुप की पोस्ट्स दिखाते हुए कहा, ये लोग कह रहे हैं कि तू उसे पसंद करता है, सिर्फ पीछा ही नहीं करता बल्कि स्टॉक भी करता है। क्लास में उसकी फोटो खींचता है, क्लास के बाद भी फोटो खींचता है, अलग क्लासरूम में लेक्चर हो तब भी दूर दूर तक भागकर उसकी तस्वीर लेने पहुंच जाता है। मैं पूरी तरह से स्पीचलेस रह गया। शेन हाउशुअन ने तब जाकर समझा कि लोग उसे अजीब नजरों से क्यों देख रहे थे, तो इसलिए पिछले 2 दिनों से सब तुम्हें घूर रहे थे। मैंने बेबस होकर कहा, मामला इतना भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं है, कोई जानबूझकर मुझे बदनाम कर रहा है। फिर मैंने उसे सच्चाई बता दी। गू किंगहान हमेशा क्लास बंक करती थी, इसलिए गू मैडम ने मुझे कहा था कि उसकी फोटो लेकर भेजता रहूं। बस इसी वजह से मैं तस्वीरें ले रहा हूं। ये सुनकर शेन हाउशुअन दंग रह गया। ऐसी माँ भी होती है। अब समझ आया कि गू किंगहान इतनी विद्रोही क्यों है। फिर उसने पूछा, लेकिन तुम सफाई क्यों नहीं देते? पूरा कैंपस तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा है। मैंने सिर हिला दिया, जरूरत नहीं है। मुझे पता था कि ये अफवाह ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। 2 हफ्तों बाद चेंजे विदेश चला जाएगा और गू किंगहान भी उससे मिलने के लिए क्लास बंक करना बंद कर देगी। तब गू मैडम निश्चिंत हो जाएंगी और मुझे भी रोज तस्वीरें भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। दोपहर के खाने के समय मेरी मुलाकात फिर गू किंगहान से हो गई। मैं मन ही मन झुंझला उठा। पिछले जन्म में उससे मिलने के लिए मुझे तरह तरह के बहाने बनाने पड़ते थे और अब जब मैं उससे दूर रहना चाहता था, वो हर जगह अचानक सामने आ जाती थी। गू किंगहान मेरे सामने आकर रुकी और बोली, 2 दिनों से मेरी तस्वीरें ले रहे हो तो उनका कोई हिसाब किताब नहीं दोगे? सच बताओ, मेरी तस्वीरें अभी भी तुम्हारे फोन में सेव है ना? मैंने उसे अजीब नजरों से देखा। तुम खुद रोज क्लास बंक करती थी, इसीलिए गू मैडम ने मुझे तुम्हारी फोटो भेजने को कहा था। अब जब तुम रोज क्लास अटेंड कर रही हो और गू मैडम खुश हैं, तो मुझे और क्या रिपोर्ट करना है? फिर मैंने साफ कहा, निश्चिंत रहो, तुम्हारी एक भी फोटो मैंने सेव नहीं की है। ये सुनकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, जैसे उसे यकीन न हो। इतनी सारी फोटो ली और एक भी सेव नहीं की? मैंने कंधे उचकाए। क्यों रखूंगा तुम्हारी फोटो? क्या बुरी नजर से बचने के लिए? मेरी बात सुनकर वो गुस्सा होने की बजाय हंस पड़ी। मुझे विश्वास
विश्वास नहीं है। मुचैन, कहीं तुम अब भी मुझे पसंद तो नहीं करते और मान नहीं रहे? मैं कुछ पल चुप रहा। पिछले जन्म में मैं सचमुच उससे प्यार करता था, लेकिन इस जन्म में नहीं। इस बार मुझे अपने दिल का पूरा यकीन था। मैंने तुरंत फोन निकाला और गू मैडम के साथ हुई चैट खोल दी। अगर भरोसा नहीं है तो खुद देख लो। गू किंगहान ने फोन छीन लिया और चैट रिकॉर्ड देखा तो उसका चेहरा तुरंत उतर गया, क्योंकि हर तस्वीर सिर्फ धुंधली पीठ या साइड प्रोफाइल की थी। एक भी साफ फेस फोटो नहीं थी। वो गुस्से से बोली, कमाल है, मेरी निगरानी करने के लिए फोटो लेते रहे लेकिन एक भी ढंग की तस्वीर नहीं ली। मुझसे मिलने से इतनी नफरत है क्या? मैंने बिना भाव बदले जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारा चेहरा देखने लायक भी नहीं है। गू किंगहान ठंडी हंसी हंसी, अच्छा तो बताओ किसका चेहरा अच्छा लगता है? उस सू शाओवे का। मैंने भौहें सिकोड़ लें। हर बात में सीनियर सू को क्यों घसीट रही हो? ये सुनकर उसका चेहरा और सख्त हो गया। सीनियर सू, बड़े प्यार से बुलाते हो, मैं भी तुमसे बड़ी हूँ, मुझे कभी सीनियर क्यों नहीं कहते? आखिर तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है? मैंने फोन वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हमारे बीच जो भी रिश्ता हो उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात सुनते ही गू किंगहान का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। अचानक उसने गुस्से में फोन जमीन पर दे मारा। धड़ाम, स्क्रीन तुरंत चकनाचूर हो गई। मैं घबराकर फोन उठाने दौड़ा। टूटी हुई स्क्रीन देखकर मेरा गुस्सा भी फूट पड़ा। गू किंगहान, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? देखो फोन का क्या हाल कर दिया। मैंने टूटी स्क्रीन उसकी तरफ दिखाते हुए कहा, इसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी, मैं बाद में बिल भेज दूंगा। उम्मीद है मिस गू अपना पैसा देने से मुकरेंगी नहीं। इतना कहकर मैं मुड़ गया। इस समय मैं एक पल भी उसके साथ और खड़ा नहीं रहना चाहता था। मेरे जाने के बाद गू किंगहान गुस्से से पैर पटकने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो खुद ही गलत फहमी में जी रही थी। जब उसे पता चला था कि मैं उसकी तस्वीरें लेता हूँ तो उसने मान लिया था कि मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ और उसकी तस्वीरें छुपाकर रखता हूँ। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट थी। यही बात उसे अंदर तक परेशान कर रही थी। उधर मैं फूड स्ट्रीट से होकर यूनिवर्सिटी लौट रहा था। संयोग से उसी समय सू शाओवे भी अपने दोस्तों के साथ वही लंच कर रही थी। उसने सबसे पहले मुझे देखा लेकिन आवाज नहीं दी। सुबह एग्रोनॉमी लैब में काम करने की वजह से उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी और वो नहीं चाहती थी कि मैं उसे उस हालत में देखूं। जब मैं भीड़ में आगे निकल गया तब उसके दोस्तों की नजर भी मुझ पर पड़ी। एक लड़की बोली, यही है ना वो लड़का, दिखने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, यकीन नहीं होता कि ये स्टॉकर निकला। सू शाओवे चौंक गई। कौन स्टॉकर? उसकी दोस्त तुरंत बोली, तुमने गू किंगहान का नाम नहीं सुना? कहते हैं उसके घर के ड्राइवर का बेटा उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और उससे पागलों की तरह प्यार करता है। पिछले कुछ दिनों से लगातार उसकी तस्वीरें खींच रहा है। फिर उसने मोबाइल पर एक वायरल पोस्ट दिखाया। हेडलाइन थी, गू फैमिली की प्रिंसेस को कॉलेज आए 2 हफ्ते भी नहीं हुए और एक सनकी प्रशंसक उसका पीछा कर रहा है। पोस्ट के साथ लगी तस्वीर में मैं फोन उठाकर गू किंगहान की पीठ की फोटो लेता दिखाई दे रहा था, जिससे देखने वालों को सचमुच लग रहा था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। सू शाओवे को उस सुबह कही गई बातें याद आ गईं। क्या सच में मुचैन उसे पसंद करता है? उसने फ्राउन किया। खैर, जो भी हो, ये पोस्ट्स मेरे लिए अच्छी नहीं है। बेहतर होगा कि इन्हें हटवा दिया जाए। जब मैं यूनिवर्सिटी वापस लौटा तो मैंने भी वो पोस्ट देखी, लेकिन कुछ ही देर में वो पोस्ट डिलीट कर दी गई। मेरे बारे में जितना भी गॉसिप था सब इंटरनेट से गायब हो गया। शेन हाओक्शुआन एकदम हैरान था। क्या यही गू फैमिली की पावर है? पूरे इंटरनेट से सब साफ कर दिया। मैं अपने फोन को डाउट से देख रहा था। मुझे नहीं लगता कि ये उसने किया है, पर अगर उसने नहीं किया तो फिर किसने किया? तीसरे दिन जैसे ही मैं क्लास के बाहर पहुंचा, गू किंगहान जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरती दिखी। चेन जे का आज जन्मदिन है, मैं उसके लिए गिफ्ट लेने जा रही हूँ। आज मेरी माँ को संभाल लेना, कल से मैं ठीक से क्लास आऊंगी। उसका लहजा ऐसा था मानो मेरा उसकी मदद करना तय हो। मैंने बिना कुछ कहे उसकी एक फोटो खींच ली। ठीक है, अब जाओ। फिर मैं वो फोटो गू मैडम को भेजने ही वाला था कि उसने झट से मेरा फोन छीन लिया। तुम इतने बेदिल क्यों हो? मैंने कहा ना, आज चेनजी का बर्थडे है, बस एक दिन मेरी मदद कर दो। इतना मुश्किल है क्या? मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया। हाँ मुश्किल है, क्योंकि गू मैडम को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। गू मैडम से झूठ बोलने का अंजाम मैं पिछले जन्म में भुगत चुका था। गू किंगहान ने मुझे घूरते हुए कहा, फिर भी कहते हो कि मुझे पसंद नहीं करते? अभी जब मैंने चेनजी का नाम लिया तुम्हारी आंखों में साफ जलन थी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मिस गू, ज्यादा आत्ममुग्ध होना भी एक बीमारी है। वो गुस्से में मेरा फोन लेकर चली गई। आज रात 8 बजे लौटूंगी, तब आकर फोन ले जाना। माँ को मैं खुद संभाल लूंगी। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन वो कार में बैठी और निकल गई। फोन के बिना न मैं गू मैडम से संपर्क कर सकता था, न बस में सफर, न कोई भुगतान। तब मुझे और भी यकीन हो गया कि पिताजी को ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। मुझे वापस घर जाने के लिए शेन हाओक्शुआन की मदद से एक शेयर्ड साइकिल अनलॉक करवानी पड़ी। मैंने सोचा कि सीनियर सू शाओवे ने मुझे पिछले 3 दिन से नहीं देखा है, तो शायद वो भी मुझे कांटेक्ट नहीं करेंगी। उधर सू शाओवे हमेशा की तरह बस स्टॉप पर मेरा इंतजार कर रही थी। उसने अंदाजे से वही बस पकड़ी जिसमें मैं रोज आता था। बस मेरे स्टॉप पर रुकी। वो तुरंत दरवाजे की तरफ देखने लगी, लेकिन इस बार मैं नहीं आया। दरवाजा बंद हुआ, बस आगे बढ़ गई। सू शाओवे की आंखों में हल्की मायूसी उतर आई। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि वो आखिर किसका इंतजार कर रही थी। उस दिन के बाद मैं बस में दिखाई नहीं दिया। इससे सू शाओवे के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या मैं उससे दूरी बना रहा था या गू किंगहान की वजह से रिश्ता खत्म करना चाहता था? काफी सोचने के बाद उसने मुझे मैसेज भेजा, रेनबो जेड सक्यूलेंट कैसी है? उसे थोड़ी धूप दिखाना, लेकिन तेज धूप में मत रखना। वो बेचैनी से जवाब का इंतजार करती रही, लेकिन पूरा दिन गुजर गया। शाम तक भी कोई जवाब नहीं आया तो उसने फिर लिखा, जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहीं पौधा मार तो नहीं दिया? इस बार तुरंत रिप्लाई आया, लेकिन वो मेरा नहीं था। आगे से मुचैन को मैसेज मत करना। सू शाओवे का चेहरा उतर गया। उसने एक प्रश्न चिन्ह भेजा, लेकिन अगले ही पल उसे ब्लॉक कर दिया गया। तुरंत उसे समझ आ गया ये मैंने नहीं किया था, किसी और ने मेरा फोन लेकर उसे ब्लॉक किया था। और सबसे बड़ा शक गू किंगहान पर था। उसका दिल भारी हो गया। क्या मुचैन सच में गू किंगहान को पसंद करता था? क्या दोनों फिर से साथ आ गए थे? उधर मैं क्लास के बाद शेन हाओक्शुआन से विदा लेकर साझा साइकिल से घर लौट रहा था। मेरा फोन अब भी गू किंगहान के पास था, इसलिए मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। एक चौराहे पर लाल बत्ती हुई
तो मैं रुक गया। उसी समय पास से गुजरती बस की खिड़की से सू शाओवे की नजर मुझ पर पड़ी। वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, क्योंकि अगर मैं उसके मैसेज अनदेखा कर रहा होता तो बात और होती, लेकिन अब उसे साफ दिखाई दे रहा था मैं बिल्कुल सामान्य तरीके से घर जा रहा था, यानी शायद मुझे उसके मैसेज मिले ही नहीं थे। लाल बत्ती पर रुकते समय अचानक किसी ने मेरा हैंडल पकड़ लिया। मैंने सिर उठाया तो सामने सू शाओवे खड़ी थी। वो मुझे देखकर बोली, तुम आजकल बस से नहीं आते? इतनी दूर रोज साइकिल चलाकर कब तक जाओगे? उसे लगा शायद मैं गू किंगहान से बचने के लिए बस छोड़ चुका हूँ, लेकिन मैं उसकी बात समझ ही नहीं पाया। मैं हंसकर बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है। आज सुबह गू किंगहान मेरा फोन छीन कर ले गई। फोन नहीं है इसलिए बस कार्ड भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। मजबूरी में दोस्त से शेयर्ड बाइसिकल स्कैन करवाकर लौट रहा हूँ। सू शाओवे एक पल के लिए चुप रह गई। उसे तभी समझ आया मैं बस से इसलिए गायब नहीं था क्योंकि उससे दूरी बनाना चाहता था, बल्कि मेरे पास फोन ही नहीं था। सू शाओवे पूरे दिन बेचैन रही थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सच्चाई कुछ और ही निकलेगी। मतलब तुम्हारा फोन अभी गू चिंगहान के पास है? मैंने बेबस होकर सिर हिलाया। हाँ, वो अक्सर क्लास बंक करती है, इसलिए गू मैडम ने मुझे उस पर नजर रखने को कहा था। जब उसे पता चला तो उसने गुस्से में मेरा फोन ही छीन लिया ताकि मैं गू मैडम से संपर्क न कर सकूं। सू शाओवे ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ वो बस से उतरकर खुद मुझसे पूछने आ गई। तभी आसमान से हल्की बूंदें गिरने लगी। उसने ऊपर देखा, बारिश शुरू हो गई है, अब साइकिल मत चलाओ, पहले कहीं रुकते हैं। फिर उसने पूछा, डिनर कर लिया? मैंने सिर हिलाया। हाँ। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो मिल्क टी पी है? मुझे सवाल थोड़ा अजीब लगा। नहीं। सू शाओवे तुरंत मुस्कुरा दी। चलो आज मैं पिलाती हूँ। तब तक बारिश तेज हो चुकी थी। सड़क पर लोग भागते हुए छत ढूंढ रहे थे। सू शाओवे ने मेरी बाह पकड़ ली और मुझे लेकर पास के मॉल की ओर दौड़ पड़ी। दोनों भीगते भीगते अंदर पहुंचे और एक मिल्क टी शॉप में बैठ गए। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी, अंदर हल्की खामोशी थी। हम दोनों अपने अपने कप पकड़े खिड़की के बाहर गिरती बारिश को चुपचाप देखते रहे। असल में मेरी और सू शाओवे की मुलाकातें अभी तक बहुत कम हुई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या बात करूं, और सू शाओवे भी किसी सोच में डूबी हुई थी, इसलिए हम दोनों चुपचाप खिड़की के बाहर गिरती बारिश देखते रहे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसी समय चेनजे के जन्मदिन पर मौजूद गू चिंगहान भी बेचैन बैठी थी। चेनजे जानता था कि गू किंगहान लंबे समय से उसे पसंद करती है। पहले वो जानबूझकर उसे टालता रहा, लेकिन हाल ही में उसे महसूस हुआ कि गू किंगहान मू चैन की उम्मीद से ज्यादा परवाह करती है। इसी वजह से उसने अपने जन्मदिन पर सीधे रिश्ता तय कर लिया। लेकिन हैरानी की बात थी कि गू किंगहान के चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं था। वो बार बार खिड़की के बाहर हो रही बारिश को देख रही थी। फिर उसने जेब से एक मोबाइल निकाला। उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। फोन देखते ही चेनजी ने भौहें सिकोड़ ली। क्विंगन, ये किसका फोन है? गू किंगहान ने लापरवाही से जवाब दिया, मू चैन का। चेनजे चौंक गया। तुम्हारे ड्राइवर के बेटे का? उसका फोन तुम्हारे पास क्यों है? लेकिन गू किंगहान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने स्क्रीन ऑन की। समय रात के 8:40 बजा रहा था। तभी उसे याद आया कि सुबह उसने मू चैन का फोन सिर्फ इसलिए छीन लिया था ताकि वो गू मैडम को उसकी क्लास बंक करने की खबर न दे सके। लेकिन अब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और मू चैन के पास न फोन था न बस कार्ड। ये सोचकर उसके मन की बेचैनी और बढ़ गई। गू किंगहान बेचैनी से खिड़की के बाहर बरसती बारिश को देखती रही। बार बार उसके मन में मू चैन का ख्याल आ रहा था। आखिर उसने चेनजी से कहा, चलो अब घर चलते हैं, अगर चाहो तो आज हमारे घर रुक सकते हो, कल मैं खुद तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगी। चेनजी चौंक गया। उसे लगा कि गू किंगहान सचमुच उनके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है। रात करीब 9:30 बजे दोनों गू फैमिली की हवेली पहुंचे। अंदर आते ही गू किंगहान ने पहला सवाल पूछा, मू चैन कहाँ है? बटलर ने हैरानी से जवाब दिया, मिस, वो अभी तक घर नहीं लौटा। ये सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। सुबह उसने मू चैन का फोन छीन लिया था और उसे रात 8 बजे तक घर आने को कहा था, लेकिन अब 9:30 बज चुके थे। बटलर बोला, बाहर बहुत बारिश है, शायद उसके पास छाता नहीं होगा, मैं फोन करके पूछता हूँ, फिर ड्राइवर भेज देते हैं। जैसे ही कॉल लगाया गया, गू किंगहान की जेब में रखा वही टूटी स्क्रीन वाला फोन बज उठा। कमरे में पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। उसने झुंझलाकर फोन बंद कर दिया। रहने दीजिए, उसके पास छाता नहीं था तो खरीद लेता। लेकिन कहते ही उसे याद आया, मू चैन के पास तो फोन ही नहीं था। बिना फोन वो न ऑनलाइन पेमेंट कर सकता था न कुछ खरीद सकता था। उसकी बेचैनी और बढ़ गई। कुछ देर चुप रहने के बाद वो अचानक बोली, छोड़िए, मैं खुद यूनिवर्सिटी जाकर उसे ले आती हूँ। ये सुनते ही बटलर घबरा गया और तुरंत उसे रोकने लगा। बटलर ने तुरंत गू किंगहान को रोक लिया। मिस, अभी मत जाइए, मैडम पूरे दिन से आपका इंतजार कर रही हैं और बहुत नाराज हैं। आज गू मैडम पहले ही परेशान थी। न उनका गू किंगहान से संपर्क हो पा रहा था न मू चैन से। ऊपर से गू किंगहान सीधे चेनजे को घर ले आई थी। बटलर ने तुरंत चेनजी की तरफ देखा। मिस्टर चेन, आपके लिए गेस्ट रूम तैयार है, आप पहले जाकर आराम कर लीजिए। लेकिन चेनजी ने उम्मीद भरी नजरों से गू किंगहान को देखा। क्विंगन, क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ? बटलर का दिल बैठ गया, लेकिन गू किंगहान ने उसकी चेतावनी भरी नजरें अनदेखी कर दी। वो बोली, सॉरी, अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम पहले मेरे कमरे में आराम करो, मैं माँ से मिलकर आती हूँ। उधर मैं और सू शाओवे मॉल के कैफे में बैठे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश लगातार बरस रही थी। कुछ देर बाद उसने अचानक कहा, बारिश इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है, यहाँ बैठे रहने से अच्छा है ऊपर चलकर कोई फिल्म देख लेते हैं। मैं थोड़ा असहज हो गया, आखिर हमारी मुलाकातें अभी तक बहुत कम हुई थी। मैंने धीरे से कहा, सीनियर सू, आपको मेरे साथ रुकने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला भी इंतजार कर सकता हूँ। सू शाओवे ने तुरंत बात काट दी, बस वाली घटना भूल गए, अब रात होने वाली है, तुम्हारे पास फोन भी नहीं है, अगर कुछ हो गया तो? फिर उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, या सच में इस बारिश में साइकिल चलाकर घर जाने वाले हो? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन आंखों में साफ चिंता झलक रही थी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मेरे मना करने का कोई इरादा स्वीकार ही न करने वाली हो। सू शाओवे की गंभीर नजरों से नजर मिलते ही मैंने सिर हिला दिया, नहीं, बारिश में साइकिल चलाकर नहीं जाऊंगा। वो तुरंत खड़ी हो गई, तो चलो
एक फिल्म देख लेते हैं। वो नई एनिमेटेड मूवी कैसी रहेगी? आजकल काफी लोकप्रिय है। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही वो मोबाइल पर टिकट देखने लगी। 20 मिनट बाद शो है, अभी टिकट मिल रही है। फिर उसने पूछा, पॉपकॉर्न खाओगे? मैं अभी भी स्थिति समझने की कोशिश कर रहा था। नहीं, शायद नहीं। उसने तुरंत टिकट बुक कर दी। ठीक है, पॉपकॉर्न नहीं लेते, चलो ऊपर चलते हैं। मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला और मैं चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। उधर सु शाओवे के मन में हल्की मुस्कान थी। सच तो ये था कि मू चेन बिल्कुल उसी तरह का लड़का था जिसे वो पसंद करती थी। बस में पहली मुलाकात से ही उसके मन में एक खास भावना पैदा हो गई थी। वो धीरे धीरे करीब आना चाहती थी, लेकिन अब उसका धैर्य जवाब दे रहा था। वो इस रिश्ते को थोड़ा तेजी से आगे बढ़ाना चाहती थी। जब फिल्म खत्म हुई तब रात के लगभग 11 बज चुके थे। बारिश भी काफी हल्की हो गई थी। मॉल से बाहर निकलते हुए सु शाओवे ने पूछा, तुम्हें मेरे साथ फिल्म देखने के लिए रोक लिया, इतनी देर हो गई है, घर वाले चिंता तो नहीं करेंगे? मैं मुस्कुराया, नहीं, मैंने आपके फोन से पहले ही पापा को कॉल कर दिया था, उन्हें पता है कि मैं सुरक्षित हूँ। ये सुनकर उसने राहत की सांस ली। मैंने आसमान की ओर देखा, बारिश की आखिरी बूंदें अब भी गिर रही थीं और मुझे मानना पड़ा, फिल्म सचमुच बहुत अच्छी थी। कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन उसने मुझे गू फैमिली, गू चिंगहान और बाकी सारी परेशानियों को पूरी तरह भुला दिया था। फिल्म के बाद मेरा मूड काफी हल्का हो गया था, लेकिन पता था कि घर लौटते ही फिर गू मैडम के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। सु शाओवे ने फोन निकालकर पूछा, तुम गू फैमिली वापस जा रहे हो ना? पता भेजो, मैं टैक्सी से छोड़ देती हूँ। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। आखिर रात करीब 11:30 बजे मैं गू फैमिली की पुरानी हवेली पहुंचा। गाड़ी से उतरते समय मैंने कहा, आज के लिए सच में धन्यवाद सीनियर सु, सुरक्षित घर पहुंचिएगा। मुझे लग रहा था कि उसने मेरे लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत की है। मैं गाड़ी को दूर जाते देख ही रहा था कि हवेली के दरवाजे के पास खड़ी एक परछाई पर नजर पड़ी। ध्यान से देखा तो वो गू किंगहान थी। उसका चेहरा बेहद खराब लग रहा था। मैंने भौहें सिकोड़ ली। गू मिस, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि 8 बजे तक घर लौट आना। उसकी आवाज में साफ नाराजगी थी, लेकिन मुझे ये सब अजीब लगा। आखिर उसे मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही थी? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, गू मिस, ये मेरी प्राइवेट बात है, मुझे आपको हिसाब देने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने हाथ बढ़ाया, अब मेरा फोन वापस दे दीजिए। मेरी झुंझलाहट देखकर उसका चेहरा और सख्त हो गया। उसने फोन तो निकाला, लेकिन लौटाया नहीं। कुछ सेकंड तक मुझे घूरने के बाद अचानक पूछा, तुम्हारे सिर पर जो टोपी है वो किसकी है? मैं एक पल के लिए ठिठक गया। तभी याद आया, बारिश से बचने के लिए निकलते समय सु शाओवे ने अपनी कैप मेरे सिर पर रख दी थी और जल्दीबाजी में मैं उसे उतारना ही भूल गया था। बारिश में फोन नहीं था, इसलिए छाता नहीं खरीद पाया। एक सीनियर ने टोपी उधार दे दी। मैंने आगे बढ़कर गू किंगहान के हाथ से अपना फोन ले लिया। टोपी देखते ही गू किंगहान को बस वाली लड़की याद आ गई। सिर्फ एक सीनियर, हजारों की टोपी यूं ही दे दी। मैं चौंक गया, इतनी महंगी है? वो तंज कसकर बोली, अब समझी कि तुम मेरी कार में क्यों नहीं आते, कोई बेहतर सहारा मिल गया है। मैंने बेपरवाही से कहा, अगर मुझे ताना मारने से तुम्हारा मूड अच्छा होता है तो ठीक है, मार लो। ये सुनकर उसका मूड और खराब हो गया। वो पहले ही चेंजी को घर लाने पर माँ से झगड़ चुकी थी। फिर घंटों मेरे लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन बदले में उसे सिर्फ मेरी बेरुखी मिली। मैं उसे छोड़कर अंदर चला गया। उधर देखा कि चेंजे बगीचे के पास खड़ा था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। गू किंगहान को देखते ही वो दौड़कर उसके पास आया। किंगहान, मैंने तुम्हारी और आंटी की बहस सुन ली। उन्होंने तो मुझे घर से निकालने की बात भी कही। तुम इतनी देर तक नहीं लौटी। मैं अकेला थोड़ा डर गया था। अगर आंटी नाराज हैं तो मैं वापस चला जाता हूँ। मैं ये सब चुपचाप देखता रहा। लगता था गू किंगहान सच में चेंजी को घर ले आई थी। आज गू मैडम का ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ गया होगा। गू किंगहान ने तुरंत उसे दिलासा दिया, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें मैं लाई हूँ। माँ तुम्हें निकालने वाली कौन होती है? चलो अंदर। अगर उन्होंने कुछ कहा तो मैं सीधे दादाजी से बात करूंगी। यह सुनकर चेंजी निश्चिंत हो गया। उसे देखकर मुझे लगा कि गू किंगहान प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि सही गलत का फर्क भूल गई है। मैंने सिर हिलाया और सीधे अपने कमरे में लौट आया। कमरे में पहुंचकर मैंने फोन निकाला और सु शाओवे का कॉन्टैक्ट ढूंढने लगा, लेकिन काफी खोजने के बाद भी उसका अकाउंट दिखाई नहीं दिया। मैं चौंक गया, क्या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया? तभी स्क्रीन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट उभरी। भेजने वाली थी सु शाओवे। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रह गया। अगर वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं थी तो इसका मतलब सिर्फ एक ही था, किसी ने मेरे अकाउंट से उसे हटा दिया था। मैंने भौहें सिकोड़ ली। मैंने सु शाओवे को कब डिलीट किया? अगले ही पल मेरे दिमाग में एक नाम आया, गू चिंगहान। मैंने तुरंत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और मैसेज भेजा, सीनियर सु आप घर पहुंच गई? जवाब लगभग तुरंत आ गया। आखिरकार फोन वापस मिल गया। हाँ, मैं घर पहुंच गई हूँ। मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद। मैंने तुरंत फिल्म टिकट और टैक्सी का पैसा ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उसने पैसे लेने से मना कर दिया। पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अगली बार तुम मुझे फिल्म या खाने पर ट्रीट दो। मैं मुस्कुरा पड़ा, जरूर सीनियर सु, कल ही आपको खाना खिलाता हूँ। स्क्रीन के दूसरी तरफ सु शाओवे के होंठ अनजाने में मुस्कुरा उठे। ठीक है, पक्का रहा। अगली सुबह गू फैमिली में फिर एक नया ड्रामा शुरू हो गया। गू मैडम हमेशा की तरह जल्दी उठी और सीधे बटलर को बुला लिया। कल रात क्या हुआ? चेंजी गया या नहीं? बटलर कुछ पल चुप रहा, फिर बेबसी से सिर हिला दिया। नहीं मैडम, मिस ने उन्हें जाने नहीं दिया, वो रात यहीं रुके थे। ये सुनते ही गू मैडम का चेहरा उतर गया। किंगहान प्यार करे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, पर ऐसा न हो कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। जितना वो सोचती उतना ही उनका गुस्सा बढ़ता जाता। फिर उन्होंने तिरस्कार से कहा, और उस चेन फैमिली की हालत भी देखो, उसके पिता पर मुसीबतें टूट रही हैं। ऐसे घर से रिश्ता जोड़ना क्या शुभ बात है। उन्होंने काफी देर तक कुछ सोचा और फिर अचानक सिर उठाया, जाकर फैमिली डॉक्टर से कहो कि दवाई प्रिस्क्राइब कर दे। मैं कमरे से बाहर निकला तो कुछ नौकरानियों की फुसफुसाहट सुनाई दी। मैडम आज तो काफी अच्छे मूड में लग रही हैं। मैंने सोचा था चेंजी को देखते ही नाराज हो जाएंगी, लेकिन सब साथ बैठकर नाश्ता भी कर रहे हैं। ये सुनकर मेरी आंखों में एक जटिल भाव उभर आया। पिछले जन्म में गू किंगहान कभी चेंजी
चेंजी को घर नहीं लाई थी। दोनों ने विदेश जाने तक अपने रिश्ते की पुष्टि भी नहीं की थी। फिर कुछ समय बाद गू किंगहान मेरे साथ थी। जब मैं पहली बार उसके बॉयफ्रेंड के रूप में गू फैमिली की हवेली लौटा था, तब गू मैडम ने भी मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया था। उस वक्त मुझे लगा था कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन बाद में पता चला वही मुस्कान एक जाल थी। उसी घर में उन्हीं लोगों के बीच मेरी सेहत को नुकसान पहुंचाया गया था। और जब सच्चाई सामने आई तो गू चिंगहान ने सिर्फ इतना कहा था, मैं भी माँ का विरोध नहीं कर सकती थी। जैसे मेरे साथ जो हुआ वो कोई बड़ी बात ही न हो। इस बार हालात बदल चुके थे। जिसे गू मैडम निशाना बनाने वाली थी वो मैं नहीं बल्कि चेंजी था। मैं सचमुच जानना चाहता था, जब शिकार कोई और होगा तब गू चिंगहान क्या करेगी? क्या वो पहले की तरह चुप रहेगी या इस बार किसी के लिए खड़ी होगी? ये सोचकर मैंने सिर हिलाया और उन बातों को मन से निकाल दिया। जो भी होने वाला था उससे अब मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं बैग उठाकर बाहर निकलने ही वाला था कि बटलर ने मुझे रोक लिया। मुचेन, मैडम आपसे बात करना चाहती हैं। मैं फ्रंट हॉल पहुंचा, जहां गू मैडम, चेंजे और गू किंगहान साथ नाश्ता कर रहे थे। गू मैडम आज चेंजी के प्रति बेहद नरम थी। वो मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे कोई आपत्ति नहीं थी, बस किंगहान की पढ़ाई को लेकर चिंता थी। चेंजे ने भी विनम्रता से जवाब दिया, मैं उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहूंगा। इसके बाद गू मैडम उसे और प्यार से खाना सर्व करने लगी। चेंजे मुस्कुराकर खाने लगा, लेकिन उसके बगल में बैठी गू किंगहान किसी वजह से बेचैन दिख रही थी। माँ ने चेंजी को स्वीकार कर लिया था, फिर भी उसके मन की उलझन खत्म नहीं हो रही थी। तभी मैं अंदर आया। मुझे देखते ही गू किंगहान अनजाने में सीधी होकर बैठ गई, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने सीधे गू मैडम से पूछा, मैडम आपने मुझे बुलाया था? गू मैडम हल्का सा मुस्कुराई, कल की बात मुझे पता चल गई। किंगहान ने तुम्हारा फोन छीन लिया था, है ना? मैंने शांत भाव से सिर हिला दिया। गू किंगहान तुरंत बोली, मॉम क्या आप अभी भी उससे मेरी निगरानी करवाना चाहती हैं? गू मैडम ने सिर हिलाया, नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम्हें मुचेन को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए था। फिर उन्होंने एक नया फोन मेरी ओर बढ़ाया। तुम्हारा फोन टूट गया था, इसलिए ये नया फोन ले लो, और पिछले कुछ दिनों तक किंगहन पर नजर रखने के लिए धन्यवाद। अब इसकी जरूरत नहीं है। आगे से चेंजी ही उसे पढ़ाई पर ध्यान दिलाएगा। चेंजी मुस्कुराया, आंटी आप निश्चिंत रहिए, मैं उसका ध्यान रखूंगा। मैंने विनम्रता से कहा, धन्यवाद मैडम, अब मैं कॉलेज के लिए निकलता हूँ। मैं मुड़ा ही था कि गू किंगहान भी जल्दी से खड़ी हो गई। मुझे भी कॉलेज जाना है। चेंजे भी उठने लगा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पेट पकड़ लिया और दर्द से झुकते हुए धीमे स्वर में कहा, किंगहन। अचानक चेंजी का चेहरा पीला पड़ गया। वो पेट पकड़कर कराह उठा। गू किंगहान घबरा गई। घबराओ मत, मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ। रास्ते में ड्राइवर ने पूछा, मिस्टर चेन कहीं कुछ गलत खा तो नहीं लिया? चेंजे घबरा गया, नहीं, आज तो मैंने सिर्फ बर्ड्स नेस्ट पॉरेज खाई थी। ये सुनते ही गू किंगहान का चेहरा बदल गया। उसे पिछला जन्म याद आ गया, जब गू फैमिली में खाना खाने के बाद मैं भी अचानक पेट दर्द से तड़प उठा था। बाद में पता चला था कि मैंने जरूरत से ज्यादा दवा खा ली थी। तब मैंने गू मैडम पर शक जताया था, लेकिन गू किंगहान ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया था। अब चेंजी के लक्षण देखकर उसे वही घटना याद आ गई। कमजोर आवाज में चेंजी बोला, किंगहन क्या उस खाने में कुछ गड़बड़ थी? अचानक गू किंगहान चिल्लाई, गाड़ी रोको। फिर ड्राइवर से बोली, पहले इसे अस्पताल ले जाओ, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो तुरंत गू फैमिली हवेली लौट गई। उधर गू मैडम नौकरों को बर्तन समेटने का आदेश दे रही थी। तभी गू किंगहान तेज कदमों से अंदर आई और ठंडी नजरों से एक नौकरानी को घूरने लगी और नौकरानी को रोक दिया। रुको, चेंजे का कटोरा यहीं रहने दो। फिर उसने गू मैडम की ओर देखकर ठंडे स्वर में पूछा, सच बताइए, क्या उसकी खाने में कोई दवा मिलाई गई थी? गू मैडम का चेहरा बदल गया। किंगहन तुम सच में प्यार में अंधी हो गई हो। चेंजी के पेट में दर्द हुआ और तुम्हें अपनी ही माँ पर शक हो गया। मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। पिछले जन्म में भी गू मैडम ने ऐसी ही बातों से उसे शांत कर दिया था, लेकिन इस बार वो नहीं डगमगाई। पछतावा और गिल्ट उसके मन पर भारी थे। उसे वे 5 साल याद आ गए जब वो और म्यू चेन साथ थे, लेकिन उनकी कभी संतान नहीं हुई। तब गू मैडम ने कहा था कि उन्हें म्यू चेन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनकी एक शर्त थी, उन दोनों को हर हाल में एक बच्चा चाहिए था। उसका सीना गुस्से और दर्द से तेजी से उठने गिरने लगा। तुम मेरी माँ हो, लेकिन मेरी सगी माँ भी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करती। आज तुम मेरे और चेंजी के रिश्ते को मान रही हो, आगे हमारी शादी भी मंजूर कर लोगी, लेकिन शर्त यही है कि हमारे अपने बच्चे होने चाहिए, है ना? ये सुनते ही मिसेस गू सन्न रह गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि किंगहान को उनकी योजना का पता कैसे चल गया। सामने खड़ी लड़की की आंखें लाल हो चुकी थीं। क्या तुम इंसान भी हो? इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? गू फैमिली में होने वाला ये ड्रामा मैं पहले ही समझ चुका था, लेकिन अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। इस नई जिंदगी में उस परिवार की हर बात मेरे लिए अतीत बन चुकी थी। बस में चढ़ते ही मेरी नजर सू शाओवे को ढूंढने लगी। वो हमेशा की तरह पीछे खड़ी मुझे देख रही थी। मैं उसके पास पहुंच गया। गुड मॉर्निंग सीनियर। वह मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग। मैं थोड़ा झेपकर बोला, आपकी कैप मैं घर ले गया था, धो दी है, बस अभी पूरी तरह सूखी नहीं है, कल लौटा दूंगा। ठीक है। फिर उसने पूछा, म्यू चेन आज दोपहर कोई क्लास है? नहीं, लेकिन एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। कौन सा रेस्टोरेंट? ह्यूमन फायरवर्क्स। शायद तुमने उसका नाम सुना होगा। ये सुनते ही वो कुछ पल के लिए चुप हो गई। वो सिर्फ उस रेस्टोरेंट का नाम सुनकर नहीं रुकी थी, असल में वो उसकी माँ का ही रेस्टोरेंट था। जब हम बस से उतरे उसने पूछा, क्या तुम आगे भी हर शाम उसमें पार्ट टाइम जॉब करोगे? मैंने सिर हिलाया। हाँ, शाम 7 से 9 बजे तक। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया और फिर हम दोनों अपने अपने रास्ते स्कूल की ओर बढ़ गए। पूरे दिन चिंगहान स्कूल नहीं आई। मुझे हैरानी नहीं हुई, मुझे पता था कि वो शायद कई दिनों तक नहीं आएगी। चेंजी को कम से कम 3 दिन अस्पताल में रहना था और उसके बाद लगभग तय था कि वो अपनी माँ के साथ विदेश चली जाएगी। पिछले जन्म में किंगहन चेंजी के बिना बताए चले जाने की बात कभी नहीं भूल पाई थी, लेकिन इस बार उसे ठीक से अलविदा कहने का मौका मिल गया था। क्लास के बाद शेन हाउशवन हमेशा की तरह गॉसिप लेकर आ गया। भाई, गॉसिप ग्रुप में बड़ी खबर है, कह रहे हैं कि इंजीनियर
इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के चेन जी और किंघन ने अपना रिश्ता ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। किसी ने उन्हें गू फैमिली के अस्पताल में साथ देखा था। फिर वो करीब आकर फुसफुसाया, और सुन, ये पक्का नहीं है लेकिन लोग कह रहे हैं कि चेन जी को दवा से गंभीर एलर्जी रिएक्शन हो गया था। उसने आवाज और धीमी कर ली। सुना है मामला काफी बड़ा हो गया था। उसे अस्पताल में भर्ती होकर ड्रिप चढ़ानी पड़ी। शेन हाउक्सवन ने आह भरते हुए कहा, यार देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि ये अमीर घरानों के बच्चे इतनी अजीब हरकतें करते हैं। मैं हैरान हुआ। तुम्हारे गॉसिप ग्रुप को ये सब भी पता चल गया? यहाँ तक कि चेन जी ने दवा ली थी ये भी? क्या गू फैमिली का अस्पताल प्राइवेट नहीं रखता? शेन हाउक्सवन मुस्कुराया, मु चेन, तुम नहीं जानते, अस्पताल भले गू फैमिली का हो लेकिन दूसरे शेयर होल्डर्स भी हैं और मिस गू को पसंद करने वाले लोग इतने हैं कि सब चेन जी की जानकारी खंगालने में लगे रहते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे समझ आ गया। पिछले जन्म में जब मैं अस्पताल में था तब मेरे बारे में भी अफवाहें हर तरफ फैल गई थी। कोई कहता था कि ड्राइवर का बेटा ऊंची उड़ान भरना चाहता है, कोई कहता था कि मैं मिस गू के सहारे अमीर परिवार में घुसना चाहता हूँ। बाद में बातें और भी बेतुकी हो गईं। किसी ने मेरे गांकाओं के मार्क्स फेक बताए तो किसी ने कहा कि मैंने किसी और की पहचान लेकर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है। मैंने आह भरते हुए कहा, इन बातों में मत पड़ना, सुन लो, बस उतना ही काफी है। गू फैमिली ऐसा परिवार नहीं है जिसके बारे में हम बेफिक्र होकर चर्चा कर सकें। शेन हाउक्सवन ने फोन देखते हुए सिर हिलाया। फिक्र मत करो, मुझे समझ है। उधर किंघन ने स्कूल आना लगभग छोड़ दिया था। मैंने भी 2 दिन शांति से गुजारे, लेकिन जल्द ही उससे फिर मुलाकात हुई। इस बार रेस्टोरेंट में जहाँ मैं पार्ट टाइम काम करता था। मैं काली यूनिफॉर्म में प्लेटें समेट रहा था। तभी गू किंघन, सोंग यूटोंग और चू रोयाओ एक प्राइवेट रूम की ओर आए। रास्ते में किंघन की नजर मुझ पर पड़ी। सोंग यूटोंग हैरानी से बोली, किंघन, मु चेन यहाँ पार्ट टाइम करता है, क्या उसे पैसों की इतनी कमी है? चू रोयाओ ने उसे टोका, इतनी बातें मत करो, चलो। सोंग यूटोंग ने किंघन का खराब मूड देखकर आगे कुछ नहीं कहा। इन 2 दिनों में गू किंघन बिल्कुल भी चैन से नहीं रही थी। चेन जी 2 दिन तक अस्पताल में ड्रिप पर रहा। डॉक्टरों ने कहा कि उस दवा ने उसके शरीर को काफी नुकसान पहुंचाया है और उसे लंबे समय तक आराम व इलाज की जरूरत होगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि कुछ समय के लिए उसके बाप बनने की क्षमता कम हो जाएगी। डॉक्टरों के अनुसार ऐसा 1-2 साल तक रहेगा। लेकिन गू किंघन सच्चाई जानती थी। पिछले जन्म में मैं पूरे 5 साल तक उसे प्रेग्नेंट नहीं कर पाया था। अगर चेनजी के साथ भी ऐसा ही हुआ तो देर सबेर उसे सच्चाई पता चल ही जाएगी। उस वक्त वो क्या जवाब देगी? आज चेनजे अस्पताल से छुट्टी पाकर घर लौट आया था। गू किंघन ने मिसेज गू द्वारा दवा मिलाने की बात उससे छिपा रखी थी। उसे न तो समझ आ रहा था कि चेनजे को क्या बताए, न ही उसके थके हुए चेहरे का सामना कर पा रही थी। लेकिन इन सबसे बढ़कर वो अचानक मुझसे मिलना चाहती थी। दूर मुझे प्लेटें उठाते और ग्राहकों को विनम्रता से व्यंजन समझाते देखकर उसके भीतर अचानक गुस्सा उमड़ पड़ा। वो सोंग यूटोंग और चू रोयाओ को पीछे छोड़ सीधे मेरी ओर बढ़ गई। उधर मैं एक मुश्किल ग्राहक से निपट रहा था। मिडिल एज की महिला खाना ऑर्डर करने के बजाय लगातार सवाल पूछ रही थी। पहले कभी नहीं देखा। पास की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो? मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जी मैडम, तो आप क्या ऑर्डर करेंगी? महिला मुस्कुराई। इतनी कम उम्र में पार्ट टाइम जॉब? बहुत पैसों की कमी है क्या? यूनिवर्सिटी का खर्चा तो काफी होता होगा। मेरे चेहरे की मुस्कान लगभग टूट गई, लेकिन मैंने धैर्य से जवाब दिया, मैडम इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। आप पहले तय कर लीजिए कि क्या खाना है, मैं थोड़ी देर में आकर ऑर्डर ले लूंगा। मैं मुड़ने ही वाला था कि महिला फिर भड़क गई। ये कैसी सर्विस है? मैंने कब कहा कि मैं ऑर्डर नहीं दूंगी? 2 दिन की नौकरी में मैंने पहली बार इतना मुश्किल ग्राहक देखा था। मैं सुपरवाइजर को बुलाने ही वाला था कि तभी गू किंघन ठंडे चेहरे के साथ वहाँ आ गई। अचानक उसने एक लात मारकर महिला की लकड़ी की मेज पलट दी। मैं स्तब्ध रह गया। आप ये क्या कर रही हैं? मैंने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। महिला को घूरते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, खाना है तो ढंग से खाओ, नहीं तो तुरंत निकल जाओ। महिला गुस्से में खड़ी हो गई। मैं खाना खाऊं या नहीं, तुमसे क्या मतलब? मेरी मेज पर लात मारने की हिम्मत कैसे हुई? जानती भी हो मैं कौन हूँ? उसके साथ आए 2 लोग भी उठकर गू किंघन के सामने आ गए। तीनों का रवैया आक्रामक था, लेकिन गू किंघन भी कई दिनों का गुस्सा दबाए बैठी थी। इस बार वो बिल्कुल पीछे हटने वाली नहीं थी। गू किंघन ने बिना कुछ कहे सीधा महिला के चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। मैं दंग रह गया। अगले ही पल मारपीट शुरू हो गई। सोंग यूटोंग ने गाली बकी और तुरंत मदद के लिए दौड़ी, जबकि चू रोयाओ भी उसके पीछे हो ली। कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। मैंने तुरंत ड्यूटी सुपरवाइजर को बुलाया। वो 4-5 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आया और बड़ी मुश्किल से सबको अलग कर पाया। सबसे बुरी हालत उस मिडिल एज महिला की थी, क्योंकि गू किंघन शुरू से आखिर तक उसी को पीट रही थी। चेहरा सूज चुका था, कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। वह गुस्से से चीखी, पुलिस बुलाओ। पूरे रेस्टोरेंट में हंगामा मच गया। लोग फुसफुसाते हुए तमाशा देखने लगे। खबर मिलते ही मैनेजर भी घबराकर ऑफिस से बाहर भागा। भीड़ के बीच गू किंघन को देखते ही वो चौंक गया और जल्दी से उसके पास पहुंचा। मिस गू, आप आज अचानक यहाँ कैसे आ गईं? कम से कम पहले बता तो देती। उसकी आवाज में साफ घबराहट थी। आखिर गू किंघन रेस्टोरेंट की वीआईपी कस्टमर थी, जिसके लिए हमेशा एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट रूम रिजर्व रहता था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर गू किंघन पर पड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। किंघन के बाल और कपड़े बिखरे हुए थे। साफ था कि वो अभी अभी किसी झगड़े से निकली थी। कौन इतना बेखौफ हो सकता है कि गू परिवार की बड़ी बेटी पर हाथ उठा दे? मैनेजर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घबराकर बोला, ये आखिर हुआ क्या है? वो अच्छी तरह जानता था कि गू किंघन मिसेस गू की सबसे प्यारी बेटी थी। अगर उन्हें पता चला कि उनकी बेटी यहाँ लड़ाई में घायल हुई है और उसके होंठ तक पर चोट आई है, तो वो जरूर भड़क उठेंगी और शायद खुद यहाँ आकर जवाब मांगेंगी। उधर वो मिडिल एज महिला अब भी गुस्से से चिल्ला रही थी, तुम ही रेस्टोरेंट के मैनेजर हो? अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं आराम से खाना खा रही थी, लेकिन तुम्हारे वेटर ने मेरी अनदेखी की और उसके दोस्तों ने मुझे पीट दिया। मैं पुलिस बुलाऊंगी और तुम लोगों पर मुकदमा करूंगी। मैनेजर ने भौहें सिकोड़कर मेरी तरफ
देखा। मैं अभी पूरी बात समझाने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि तभी वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और उस महिला को घूरते हुए बोली, इस वेटर का इससे क्या लेना देना है? मैंने तुम्हें पीटा क्योंकि तुम्हारा चेहरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर मुझ पर केस करना है तो करके देख लो। सॉन्ग यूटोंग ने तुरंत फोन निकाला। ठीक है, मैं अभी अपने वकील को बुलाती हूँ, हमें खाना खाना है, बाकी बात वही आकर तुम लोगों से करेगा। रेस्टोरेंट मैनेजर समझ गया कि ये लड़कियां कोई आम ग्राहक नहीं थी। उसने तुरंत सिक्योरिटी को इशारा किया और उन तीनों को पीछे के ऑफिस में ले जाने को कहा। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा। ध्यान से सुनो, मिस गू की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उनकी जरा सी भी शिकायत नहीं आनी चाहिए, समझे? मैंने जल्दी से सिर हिलाया। उसने राहत की सांस ली और उनके पीछे ऑफिस में चला गया। उसे पता था कि ये मामला यहीं रफा दफा करना होगा। अगर बात पुलिस तक गई तो रेस्टोरेंट का नाम खराब होगा और सबसे बड़ी बात, वो किसी भी कीमत पर गू फैमिली से पंगा नहीं ले सकता। वो उन औरतों को कुछ पैसे देकर मामला सेटल करने की कोशिश करेगा। ये एक मेंबरशिप ओनली रेस्टोरेंट था जो अपनी प्राइवेसी के लिए फेमस था। यहाँ बहुत से सेलिब्रिटीज और बड़े बिजनेसमैन आते थे। इसके एक प्राइवेट मीटिंग रूम का किराया लाखों में था। अगर बाहर किसी को पता चला कि उनके रेस्टोरेंट में वीआईपी मेंबर से मारपीट हुई है तो उनकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। रेस्टोरेंट सुपरवाइजर ने मैनेजर वैंग से पूछा, मैनेजर उस नए इंटर्न का क्या करना है? पहले से परेशान मैनेजर वैंग झुंझलाकर बोला, उसका हिसाब कर दो और कह दो कि अब आने की जरूरत नहीं है। सुपरवाइजर मुझे ढूंढने निकला लेकिन मैं कहीं नहीं मिला। बाद में उसे पता चला कि मेरी पहचान गू किंगहान से है और वो मुझे अपने प्राइवेट रूम में बुला चुकी थी। यह जानने के बाद वो भी वहां पहुंचा लेकिन कमरे का दरवाजा बंद था। कमरे के अंदर से उसकी आवाज सुनाई दी, मैंने उसे पीट दिया तो क्या हुआ? मू चेन, उल्टा तुम ही मुझे डांट रहे हो। मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी। क्या तुम सच में चाहते थे कि वो तुम्हारा लोन चुकाए? ओ, तो तुम ऐसे इंसान हो। मैंने बेबस होकर उसकी तरफ देखा लेकिन शांत स्वर में कहा, मिस गू, मेरा आपको दोष देने का कोई इरादा नहीं है, बस आज बात कुछ ज्यादा बढ़ गई है। घर लौटने पर मैडम फिर मुझसे सवाल करेंगी। मैडम का नाम सुनते ही उसने मेज पर जोर से मुक्का मारा। कमरे में तेज आवाज गूंज उठी। सॉन्ग यूटोंग ने भौहें सिकोड़ ली। किंगहान, शांत हो जाओ। वो ठंडी हंसी हंसी और मेरी तरफ देखने लगी। मू चेन, क्या तुम मेरी माँ की हर बात इतनी आसानी से मान लेते हो? वो जो कहेंगी तुम वही करोगे? मेरा आज्ञाकारी और शांत रहना उसे बेहद खल रहा था। उसके मन में फिर वही ख्याल आया, काश मैं भी उसकी तरह पुनर्जन्म लेकर लौटा होता। तब मुझे पता चलता कि पिछले जन्म में उसकी माँ ने मेरे खिलाफ कितनी चालें चली थी, यहाँ तक कि मेरी सेहत भी बर्बाद कर दी थी। अगर मुझे ये सब पता होता तो शायद आज मैं उसकी माँ की बातों को इतनी आसानी से नहीं मानता। लेकिन मेरा चेहरा शांत ही रहा। मैं मैडम की बात नहीं मान रहा, मैं बस परेशान हूँ। इसीलिए नहीं चाहता कि मैडम बार बार मुझे ढूंढती फिरे। और तुम भी मेरे सामने कोई नया झगड़ा मत खड़ा करो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, किंगहान, मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं है कि तुमने क्या किया है और अगर तुम मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो तो मेरे लिए उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। ये सुनते ही वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो मुझे घूरते हुए बोली, ये सब बस गुस्से में कही हुई बातें हैं। मैं इस पर यकीन नहीं करती क्योंकि पहले मैं हमेशा की उसकी चिंता करता था। उसे देर रात तक जागने या शराब पीने से रोकता था, यहाँ तक कि उसकी माँ से टकराने पर भी समझाता था। जब वो बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुई थी तब भी मैं दिन रात उसकी देखभाल करता रहा था। इसलिए उसे यकीन था कि मैं उसकी बहुत परवाह करता हूँ। वो मुझे घूरते हुए बोली, तुम जानबूझकर ये बातें कह रही हो, सिर्फ मुझे चोट पहुँचाने के लिए, है ना? मैंने बिना किसी भाव के जवाब दिया, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा सोच लो। मिस गू, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, मुझे वापस काम पर जाना है। इतना कहकर मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। बाहर गलियारे में खड़े रेस्टोरेंट सुपरवाइजर से मेरी नजरें टकरा गईं। वो थोड़ा असहज होकर बोला, मू चेन, तुम मिस ग्यू को जानते हो? मैंने सिर हिलाया। वो मेरी क्लासमेट हैं। सुपरवाइजर को साफ लग रहा था कि हमारा रिश्ता सिर्फ क्लासमेट्स जैसा नहीं था, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। कुछ पल हिचकिचाने के बाद वो बोला, मू चेन, आज का मामला काफी बड़ा हो गया है। इससे रेस्टोरेंट की रेप्यूटेशन पर भी असर पड़ा है। फिलहाल मालिक को इसकी खबर नहीं है, लेकिन देर सबेर उन्हें पता चल ही जाएगा। तुम तो सिर्फ इंटर्न हो, इसलिए जिम्मेदारी तुम पर नहीं आएगी। वो थोड़ा रुका, फिर धीमे स्वर में बोला, लेकिन शायद अब तुम यहाँ आगे काम नहीं कर पाओगे। उसने बात बहुत विनम्रता से कही थी, लेकिन मैं उसका मतलब अच्छी तरह समझ गया। मैंने नौकरी ज्वाइन किए अभी 2 ही दिन हुए थे और अब मुझे निकाल दिया गया था। ये नतीजा उम्मीद से बाहर भी था और कहीं न कहीं समझ में आने वाला भी। आखिर ये मेरी पहली पार्ट टाइम जॉब थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका अंत इस तरह होगा। कुछ देर निराश रहने के बाद मैंने खुद को संभाला और अपराध बोध के साथ सुपरवाइजर से कहा, सॉरी सुपरवाइजर, आप ही मुझे यहाँ लेकर आए थे, लेकिन आखिर में मैंने ही आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। सुपरवाइजर ने तुरंत हाथ हिलाया, नहीं नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन मजबूरी है। हमारे यहाँ आने वाले मेंबर्स की पहुंच और हैसियत बहुत बड़ी होती है। सर्विस इंडस्ट्री में काम करने वालों को कई बार बेवजह की बातें भी सहनी पड़ती हैं। कुछ जगहों पर तो कर्मचारियों के लिए अलग से ग्रीवेंस अलाउंस तक रखा जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि सर्विस स्टाफ को रोज कितना दबाव और अपमान झेलना पड़ता है। उधर प्राइवेट रूम के अंदर माहौल बेहद भारी था। पीली और धुंधली रोशनी पूरे कमरे को और उदास बना रही थी। वो चुपचाप बैठी थी, चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो। अभी थोड़ी देर पहले हुई लड़ाई में उसकी मुट्ठी की त्वचा फट गई थी। घाव से हल्का खून रिस रहा था। उसके होंठ के कोने पर भी नीला निशान उभर आया था, जो अब सूजने लगा था और उसके चेहरे को पहले से भी ज्यादा कठोर बना रहा था। ये देखकर एक वेट्रेस जल्दी से बर्फ लेकर आई। उसने सावधानी से बर्फ उसके सामने रखी और धीरे से कहा, मिस ग्यू, कृपया इसे लगा लीजिए, सूजन थोड़ी कम हो जाएगी। सॉन्ग यूटोंग और छू रुयाओ एक तरफ खड़ी थी। उनके हाथों और गर्दन पर खरोंचों के कई निशान थे, जो अभी हुई मारपीट के दौरान लगे थे। हालांकि उनकी हालत उससे कहीं बेहतर थी। आखिर उसके ज्यादातर घाव चेहरे पर थे, इसलिए तुरंत नजर आ रहे थे। अचानक उसने सामने रखा बर्फ का पैकेट उठाकर मेज पर फेंक दिया। शांत कमरे में वो आवाज असामान्य रूप से तेज सुनाई दी। उसका चेहरा और उदास हो गया। वो ठंडी आवाज में बोली, उसने अपनी आंखों से देखा कि मैं उसके लिए
लड़ रही थी। मैं इस हालत में घायल भी हो गई, फिर भी उसने मेरे लिए दवा तक नहीं भेजी। उसकी आवाज में नाराजगी से ज्यादा मायूसी थी। आखिर उसके पास रखी ये बर्फ भी किसी और वेटर ने भेजी थी। शुरू से लेकर अब तक मैं एक बार भी उसके सामने नहीं आया था। ये सोचकर उसके सीने में अजीब सी घुटन होने लगी। अनजाने में उसका मन पिछले जन्म की यादों में खो गया। उस समय मैं हमेशा उसके आसपास रहता था। अगर उसे जरा सी भी चोट लग जाती तो मैं उससे ज्यादा घबरा जाता। एक बार उसके घायल होने पर मेरी आंखें लाल हो गई थीं और मैं भागकर दवा खरीदने गया था। वापस आकर मैंने बड़ी सावधानी से उसके घावों पर मरहम लगाया था, इतनी नरमी से कि उसे जरा भी दर्द न हो। यहाँ तक कि जब उसकी माँ उसे डांटती थी तब भी मैं बाहर चुपचाप उसका इंतजार करता और बाहर आते ही उसे दिलासा देता। उस समय मेरी जिंदगी बहुत साधारण थी, न कोई पार्ट टाइम नौकरी, न कोई और चिंता। मेरी दुनिया और मेरी सोच सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूमता था। ये सोचकर उसका दिल अचानक जोर से धड़क उठा। इस जन्म में बहुत कुछ बदल चुका था। लगभग हर चीज पिछले जन्म से अलग थी और सबसे बड़ा बदलाव मैं था। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी तरह म्यू चैन भी पुनर्जन्म लेकर लौटा हो? ये ख्याल आते ही उसने खुद ही उसे झटक दिया। नहीं, ये असंभव है, उसने मन ही मन सोचा। अगर मैं उसकी जगह होती और सच में पिछले जन्म की यादें लेकर लौटी होती तो गू मैडम से इतनी नफरत होने के बावजूद कभी गू फैमिली में नहीं रहती, नहीं उनकी हर बात मानती। इसी सोच ने उसे यकीन दिला दिया कि शायद वो ज्यादा सोच रही है। तभी सॉन्ग यूटोंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, किंग हान, आज तुमने सच में बहुत जल्दबाजी कर दी। तुम जानती हो ना, ये रेस्टोरेंट सू फैमिली का है। अगर ये बात तुम्हारे पिता तक पहुंच गई तो बड़ी परेशानी हो सकती है। उसकी आवाज में चिंता और हल्की नाराजगी दोनों थी। ये सुनते ही वो चौंक गई। क्या ये रेस्टोरेंट सू फैमिली का है? उसके दिमाग में तुरंत सू शाओवे का चेहरा उभर आया। क्या ये वही सू फैमिली हो सकती है जिससे सू शाओवे का संबंध था? सॉन्ग यूटोंग ने सिर हिलाया। सू फैमिली का मुख्य बिजनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यू एनर्जी सेक्टर में है, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने फूड इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट बिजनेस में भी निवेश करना शुरू किया था। सुना है परिवार की नई पीढ़ी को इस क्षेत्र में दिलचस्पी थी। ये रेस्टोरेंट भी उन्हीं के निवेश से शुरू हुआ था। हालांकि इसका सू शाओवे से कोई संबंध है या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन उसका भी सरनेम सू है। दुनिया में ऐसे संयोग भी तो होते हैं। ये सुनकर छू रोयाओ की भौहें और सिकुड़ गईं। वह कुछ देर हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, ऐसा नहीं हो सकता है ना? सू फैमिली का बिजनेस इतना बड़ा है, उनके कारोबार न जाने कितने क्षेत्रों में फैले हैं। क्या वे अपने बच्चों को एग्रीकल्चर पढ़ने भेजेंगे? और वो सू शाओवे, मैंने सुना है कि वो मूंगफली की खेती करती है। ये फर्क कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है? उसकी समझ में बड़े घरानों के बच्चे आमतौर पर परिवार के मुख्य बिजनेस में ही शामिल होते थे। एग्रीकल्चर जैसी पढ़ाई चुनना उसके लिए कल्पना से परे था। सॉन्ग यूटोंग ने कुछ सोचते हुए कहा, ये तो मैं भी नहीं जानती। हमारे परिवार और सू फैमिली के बीच कभी कोई संपर्क नहीं रहा। वैसे भी सू फैमिली मूल रूप से हाईचेंग की नहीं बल्कि बाईचेंग की है। उनकी ज्यादातर ताकत और कारोबार भी वहीं केंद्रित है। गू किंगहान और उसके दोस्तों का जन्म और परवरिश हाईचेंग में हुई थी, इसलिए उनका सू फैमिली की नई पीढ़ी से कभी कोई खास परिचय नहीं हुआ। फिर भी उनके मन में यही था कि सू शाओवे शायद उस परिवार से नहीं हो सकती। आखिर कौन सा शीर्ष बिजनेस परिवार अपनी बेटी को खेती सीखने भेजता है? अचानक वो उठ खड़ी हुई। मैं बाहर जाकर देखती हूँ। इतना कहकर वो तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसके जाते ही कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। छू रोयाओ ने धीरे से पूछा, यूटोंग, तुम्हें नहीं लगता कि चिंगहान का मूड चैन के प्रति रवैया थोड़ा अजीब है? उसकी आंखों में जिज्ञासा साफ थी। यह सुनते ही सॉन्ग यूटोंग का चेहरा गंभीर हो गया। वो खुद भी तय नहीं कर पा रही कि उसके दिल में कौन है। एक तरफ मूड चेन की परवाह करती है, दूसरी तरफ चेन जी को भी छोड़ नहीं पा रही। अगर वो ऐसे ही डगमगाती रही तो अंत में दोनों को खो देगी। वो हल्का सा रुकी, फिर बोली, एंड जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होगा शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये कहते समय उसकी आंखों में एक जटिल सी भावना चमक गई। लग रहा था कि वो उसके व्यवहार से काफी निराश थी। छू रोयाओ ने उसकी तरफ देखा और महसूस किया कि शायद सॉन्ग यूटोंग गू किंगहान से नाराज है, लेकिन उसने इस विषय को आगे नहीं बढ़ाया और चुपचाप एक लंबी सांस भर ली। उधर मैं स्टाफ चेंजिंग रूम में यूनिफॉर्म बदल चुका था। काम के कपड़े लॉकर में रखकर सामान समेट ही रहा था कि अचानक फोन पर नजर पड़ी। स्क्रीन देखते ही मेरी भौहें सिकुड़ गईं। उसके कई मैसेज आए हुए थे। ये उसका दूसरा अकाउंट था जिसे वो कम ही इस्तेमाल करती थी। पहला मैसेज था, मूचैन तुम कहाँ चले गए? दूसरा, तुम और सू शाओवे। मैसेज यहीं अधूरा रह गया था। मैं कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा। स्पष्ट था कि वो मुझसे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन इस समय मेरा उससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। मैसेज में आगे लिखा था, अरे तुम्हारा उससे अभी भी संपर्क है? ये पार्ट टाइम जॉब भी क्या उसी ने तुम्हारे लिए ढूंढी थी? एंड आखिरी मैसेज, मूचैन अब से बस में मत जाया करो। मैं अंकल म्यू से कह दूंगी कि वे तुम्हें रोज स्कूल छोड़ने और लेने आया करें। इन मैसेजों को देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। पिछले जन्म में वो हमेशा मुझसे चिढ़ती थी, यहाँ तक कि कहती थी कि मेरा उसके साथ रोज कार में स्कूल आना जाना सिर्फ उसका ध्यान खींचने की कोशिश है। लेकिन अब जब मैंने खुद दूरी बना ली थी तब भी वो संतुष्ट नहीं थी। एंड सबसे अजीब बात, वो अचानक सू शाओवे का जिक्र क्यों कर रही थी? इसका सीनियर सू से क्या संबंध था? मैंने बेबसी से सिर हिलाया और बिना जवाब दिए फोन जेब में रख लिया। उधर वो पूरे रेस्टोरेंट में मुझे ढूंढ रही थी। उसकी नजरें हर कोने को तलाश रही थीं, लेकिन मेरा कहीं पता नहीं था। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, क्या सू शाओवे मुझे अपने साथ ले गई? आखिर ये रेस्टोरेंट शायद उसी के परिवार का था। ये सोचते ही उसका दिल कसकर सिकुड़ गया और बेचैनी कई गुना बढ़ गई। वो चाहकर भी खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। सामने रखे स्वादिष्ट व्यंजन भी उसे फीके लगने लगे। जिस प्राइवेट रूम में वो बैठी थी वही अब उसे पिंजरे जैसा महसूस हो रहा था। आखिरकार वो और नहीं रुकी। वो बाहर आई और सॉन्ग यूटोंग तथा छू रोयाओ को साथ लेकर हॉल की एक खुली टेबल पर जाकर बैठ गई। शायद दुनिया में सिर्फ यही दो बचपन के दोस्त थे जो उसके बदलते मूड और मनमौजी स्वभाव को झेल पाते थे। छू रोयाओ ने उसकी खोई हुई और उदास हालत देखी। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी दोस्त सचमुच बुरी तरह बेचैन है। ऑर्डर देने के बाद छू रोयाओ ने वेटर को
बुलाकर यूं ही पूछा, वो यूनिवर्सिटी वाला नया इंटर्न कहाँ है? वो हमारा क्लासमेट है, क्या उसकी ड्यूटी खत्म हो गई? रेस्टोरेंट के लगभग सभी लोग समझ चुके थे कि उनका उससे कोई खास रिश्ता है। आखिर कुछ देर पहले वे उसी की वजह से दूसरे ग्राहकों से भिड़ गए थे। वेटर ने धीमी आवाज में कहा, वो शायद जा चुका है। अभी जो घटना हुई थी उसके बाद मैनेजर ने उसे नौकरी से निकाल दिया। उसकी आवाज में सहानुभूति साफ झलक रही थी। यह सुनते ही छू रोयाओ स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत गू किंगहान की ओर देखा। क्या उसे नौकरी से निकाल दिया गया? हैरानी में उसकी आवाज अनजाने में ऊंची हो गई। वेटर ने सिर हिलाकर पुष्टि कर दी। यह सुनकर सॉन्ग यूटोंग की भौहें सिकुड़ गईं। उसने गू किंगहान की तरफ नाराज नजरों से देखा। किंगहान, इस बार तुमने सच में हद कर दी। उसे पता था कि मैंने अभी अभी ये पार्ट टाइम जॉब शुरू की थी। मैं इससे अनुभव भी लेना चाहता था और अपने खर्चों में मदद भी करना चाहता था, लेकिन उसकी आवेगपूर्ण हरकत की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। उसके हिसाब से मैं इस समय जरूर बहुत दुखी होऊंगा। ये सुनकर गू किंगहन का चेहरा बदल गया। उसके दिल में अपराध बोध की लहर उठी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी भावनाएं छिपाते हुए कहा, निकाल दिया तो निकाल दिया। वैसे भी ऐसी जगहों का माहौल काफी जटिल होता है, वहाँ काम करना उसके लिए ठीक नहीं था। हालांकि उसने ये बात सहजता से कही, लेकिन उसकी आंखों की बेचैनी छिप नहीं सकी। वो अनजाने में सोचने लगी, आखिर म्यू चेन को पार्ट टाइम नौकरी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या गू फैमिली उसके पिता को बहुत कम वेतन देती है, या उसे घर से पर्याप्त खर्च नहीं मिलता? क्या इसी वजह से उसे पढ़ाई के साथ काम भी करना पड़ रहा है? बाहर से वो जितनी शांत दिख रही थी, अंदर उतनी ही बेचैन थी। वो कुर्सी पर टिककर भी नहीं बैठ पा रही थी। कुछ देर बाद वो अचानक उठ खड़ी हुई और बिना कुछ कहे बाहर जाने लगी। उसने तय कर लिया था कि वो मुझे ढूंढने जाएगी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही सॉन्ग यूटोंग ने उसका रास्ता रोक लिया। गंभीर स्वर में उसने कहा, किंगहान, मेरी सलाह है कि तुम अभी मू चेन को ढूंढने मत जाओ। चेनजे अभी अभी अस्पताल से लौटा है, तुम्हें पहले उससे मिलना चाहिए। उसके नजरिए से गू किंगहन मू चेन और चेन जी के बीच उलझी हुई थी। ऐसा व्यवहार न सिर्फ दोनों लड़कों को चोट पहुंचा रहा था, बल्कि उसे खुद भी और उलझा रहा था। ये सुनते ही उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। वो नाराज होकर बोली, क्या बात है, अब तुम भी मुझे उससे मिलने से रोक रहे हो? फिर उसने सीधे उसकी ओर देखा। सॉन्ग यूटोंग, क्या फ्रेशर्स पार्टी वाली रात म्यू चेन ने तुम्हें फूल दिए थे, इसलिए अब तुम भी उसे पसंद करने लगे हो? उसकी आवाज में गुस्सा और शक दोनों थे, मानो उसने पहले ही तय कर लिया हो कि उसके मन में कोई छिपी हुई भावना है। ये सुनकर सॉन्ग यूटोंग की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। सॉन्ग यूटोंग का चेहरा और गंभीर हो गया। वो गू किंगहान को देखते हुए कड़े स्वर में बोली, जरा सुनो तो सही कि तुम क्या कह रही हो। तुम अभी बिल्कुल शांत नहीं हो, पहले खुद को संभालो। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे ही बात मू चेन की आती है, गू किंगहान पूरी तरह बदल जाती है। वो बेहद आवेगी हो जाती थी और अपनी सामान्य समझदारी खो बैठती थी। वैसे भी उसका स्वभाव हमेशा से कुछ ठंडा और आत्म केंद्रित रहा था। वो कम ही दूसरों के नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करती थी, इसलिए अनजाने में कई लोगों को चोट पहुंचा देती थी और उसे इसका एहसास भी नहीं होता था। गू किंगहान ठंडी हंसी हंसी, उसकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। मेरे मामलों में दखल मत दो, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। इतना कहकर उसने सॉन्ग यूटोंग का हाथ झटक दिया, कार में बैठी और तेजी से वहाँ से निकल गई। छू रोयाओ ये सब देखकर असमंजस में पड़ गई। उसने सॉन्ग यूटोंग से कहा, यूटोंग, तुम किंगहान से बहस क्यों करने लगी? वो हमेशा से ऐसी ही रही है, तुम जितना समझाओगी वो उतना ही कम सुनेगी। फिर उसने पूछा, एंड एक बात, पहले तो तुम कभी इन मामलों में नहीं बोलती थी, आज अचानक इतनी दखलंदाजी क्यों कर रही हो? सॉन्ग यूटोंग कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, बस अब मुझसे देखा नहीं जाता। अगर वो ऐसे ही करती रही तो और लोगों को भी चोट पहुंचाएगी। वो और लोग कौन थे यह बताने की जरूरत नहीं थी। छू रोयाओ समझ गई कि उसका इशारा म्यू चेन की ओर है। उसने सॉन्ग यूटोंग को कुछ देर गौर से देखा। आज उसका व्यवहार सचमुच अलग था। जो लड़की आमतौर पर सबसे शांत रहती थी और तमाशबीन बनी रहती थी, वही आज बार बार इस मामले में दखल दे रही थी। उधर मुझे रेस्टोरेंट छोड़े ज्यादा देर नहीं हुई थी, लेकिन मेरा मन अब भी भारी था। मैं चुपचाप बस स्टॉप की ओर चल पड़ा। बस स्टॉप के नीचे खड़े होकर मैंने हल्का सा सिर उठाया और दूर देखने लगा। सड़क की बत्तियां एक एक कर जल उठी। उनकी पीली रोशनी मेरे थके हुए चेहरे पर पड़ रही थी। तभी एक लाल कार तेजी से आकर पास रुकी। दरवाजा खुला और गू किंगहन जल्दी से बाहर निकलकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। हल्की सी सांस फूल रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? देखा नहीं था या जवाब देना नहीं चाहते थे? उसकी आवाज में शिकायत के साथ हल्की मायूसी भी थी। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखों में कोई भावना नहीं थी, मानो सामने खड़ी वो मेरे लिए एक अजनबी हो। मैंने शांत स्वर में कहा, मिस गू, क्या आपको मुझसे कोई काम है? मेरी आवाज सामान्य थी, लेकिन उसके लिए किसी ठंडी छुरी जैसी। ये सुनते ही उसके दिल में चुभन सी हुई। वो मेरी बेरुखी सहन नहीं कर पा रही थी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और चेहरे पर नाराजगी उभर आई। उसने दबे स्वर में कहा, मू चेन, मैंने तुम्हारे लिए लड़ाई की थी, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है? बोलते बोलते उसकी आवाज ऊंची हो गई, मानो वो किसी तरह मेरा ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती हो। उसके इस सवाल जवाब वाले लहजे ने मेरी चिड़चिड़ाहट और बढ़ा दी। मैंने होंठ भींच लिए और आंखों में झुंझलाहट की एक झलक उभर आई। सच कहूं तो आज रात उसका मेरे लिए लड़ाई करना भी मेरी उम्मीद से बाहर था। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। उसकी तरफ देखकर दृढ़ स्वर में कहा, आगे से ऐसा मत कीजिए मिस ग्यू, मैं आपका शुक्रगुजार नहीं होऊंगा, मुझे सिर्फ परेशानी महसूस होगी। मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। अगर आज आप वहाँ नहीं आती तो मुझे कुछ नहीं होता। रेस्टोरेंट में भी इतनी बड़ी समस्या नहीं खड़ी होती। क्या आपको पता है आपकी एक पल की जल्दबाजी ने कितने लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी? अभी तक लोग इस मामले को संभालने के लिए पीआर डिपार्टमेंट से संपर्क कर रहे हैं। मैं भी इसी वजह से अपनी नौकरी खो चुका हूँ। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द सीधे उसके दिल में चुभ रहा था। वह वहीं जड़ हो गई। उसके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे हैरानी में बदल गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द होठों तक आकर रुक गए। हालांकि मैं शांत था, फिर भी वो साफ महसूस कर सकती थी कि मेरी इस शांति के पीछे उसके लिए झुंझलाहट और दूरी छिपी हुई है। पुनर्जन्म के बाद इतने
दिन बीत गए थे, लेकिन वो अब भी पिछली जिंदगी की यादों में जी रही थी। वो अब तक ये स्वीकार नहीं कर पाई थी कि इस जन्म का मैं उसके पुराने परिचित व्यक्ति से बिल्कुल अलग था। सबसे अहम बात, वो अब भी नहीं समझ पाई थी कि मैं उससे नफरत करता हूँ। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है? जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने उसे हल्के से रास्ते से हटाया और शांत स्वर में कहा, अगर और कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। मैं मुड़कर आगे बढ़ने लगा, तभी उसे जैसे होश आया। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी कलाई दर्द करने लगी। वो घबराई हुई आवाज में बोली, तुम अचानक पार्ट टाइम जॉब क्यों करने लगे? क्या तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है? पिछले जीवन में मैंने कभी पार्ट टाइम जॉब नहीं की थी। यही बात उसे सबसे ज्यादा समझ नहीं आ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, मैं गू फैमिली के घर वापस नहीं जाना चाहता और मैं तुम्हें भी नहीं देखना चाहता। ये सुनते ही उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। वह रानी निराशा और बेबसी के साथ वहीं खड़ी रह गई। मैंने हाथ छुड़ाया, तभी एक बस आकर रुकी। मैं बिना नंबर देखे ही उसमें चढ़ गया। वो वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे पर पहली बार चोट खाए इंसान जैसा भाव था। मुझे महसूस हो रहा था कि उसकी नजरें अब भी मेरा पीछा कर रही थी, लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं हमेशा से नरम दिल का इंसान रहा हूँ। जब पहली बार ग्यू फैमिली के घर आया था तो उसे अपनी माँ से झगड़कर घर छोड़ते देखा था। वो कई बार बारिश में भी गुस्से में बाहर निकल जाती और हर बार मैं उसके पीछे जाकर उसे मनाता, पानी लाता और चुपचाप उसका ख्याल रखता। लेकिन मेरी उस सच्ची परवाह का मुझे कभी अच्छा फल नहीं मिला। गू चिंगहान बचपन से ही अमीर घर की लाडली बेटी रही थी। उसे लोगों की परवाह और प्यार सब अपना हक लगने लगा था। पिछले जीवन में मैं प्यार में पूरी तरह अंधा हो चुका था, लेकिन अब पुनर्जन्म के बाद मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराने वाला था। उधर शहर के दूसरे छोर पर सू शाओवे तेजी से ह्यूमन फायरवर्क्स रेस्टोरेंट के पिछले दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखते ही सम्मान से सिर झुका दिया। स्पष्ट था कि वह उससे परिचित था। वो बिना रुके अंदर चली गई। तब तक रेस्टोरेंट का हंगामा लगभग शांत हो चुका था। मारपीट की घटना संभाल ली गई थी, लेकिन जिन 3 ग्राहकों की पिटाई हुई थी वे मुआवजा लेने को तैयार नहीं थे। वे लगातार पुलिस में शिकायत करने की जिद कर रहे थे। मजबूर होकर मैनेजर वैंग को लीगल डिपार्टमेंट से संपर्क करना पड़ा ताकि आगे की प्रक्रिया संभाली जा सके। साथ ही गू फैमिली को भी सूचना दे दी गई थी। आखिर ये पूरा मामला गू चिंगहन की वजह से हुआ था। जब रेस्टोरेंट अकेले स्थिति संभाल नहीं पाया तो उसे गू फैमिली की मदद लेनी ही पड़ी। रेस्टोरेंट की तरफ से मुआवजा देने और पूरा सहयोग करने की तैयारी थी, लेकिन अगर सामने वाले लोग हद से ज्यादा शर्तें रखते तो उन्हें मानना संभव नहीं था। उधर सू शाओवे रेस्टोरेंट पहुंच चुकी थी। सबसे पहले वो अपने निजी प्राइवेट रूम में गई, बैग रखा और फिर सीधे मुख्य हॉल में आ गई। उसकी नजर लगातार यूनिफॉर्म पहने स्टाफ पर घूम रही थी, लेकिन मैं उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली और किचन एरिया तक जाकर भी देखा। रेस्टोरेंट के कई पुराने कर्मचारी उसे पहचानते थे। उन्हें लगा कि मालिक पक्ष से कोई निरीक्षण करने आया है, इसलिए सभी पहले से भी ज्यादा सावधानी से काम करने लगे। इसी दौरान ऑफिस से बाहर निकले मैनेजर वैंग की नजर सू शाओवे पर पड़ी। उसे देखते ही उसका दिल धक से रह गया। वो तुरंत पास आकर बोला, मिसू, क्या आप आज की घटना का जवाब मांगने आई हैं? इस मामले में सचमुच मेरी लापरवाही रही है, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नया इंटर्न मिस ग्यू का बॉयफ्रेंड निकलेगा, वरना मैं। इतना कहते कहते उसकी आवाज धीमी पड़ गई। सू शाओवे अचानक रुक गई। उसने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा। उसकी ठंडी गहरी नजरें सीधे मैनेजर वैंग पर टिक गईं। मैनेजर वैंग का गला सूख गया। मैनेजर वैंग को इस इंडस्ट्री में 10 साल से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन किसी युवा लड़की की नजर से इस तरह घबराना उसके लिए पहली बार था। वो जल्दी से बोला, इस मामले को लगभग संभाल लिया गया है। हमने इसे लीगल डिपार्टमेंट और पीआर डिपार्टमेंट को सौंप दिया है। वे लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे। लेकिन सू शाओवे ने उसकी बात बीच में ही काट दी। अभी आपने जिस मिस ग्यू का जिक्र किया, क्या वो हाइचिंग की गू फैमिली वाली गू चिंगहान है? वो यहाँ आई थी? मैनेजर वैंग एक पल के लिए चुप रह गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वो इतनी देर से बेवजह सफाई दे रहा था। सामने वाली को तो इस घटना के बारे में पहले से कुछ पता ही नहीं था। राहत की सांस लेते हुए उसने जवाब दिया, जी हाँ, शाम को मिस ग्यू अपने दोस्तों के साथ आई थी। संयोग से उनके बॉयफ्रेंड का कुछ ग्राहकों से झगड़ा हो गया, फिर मिस ग्यू सीधे आकर उनसे लड़ पड़ी। इसके बाद उसने पूरी घटना शुरू से अंत तक विस्तार से बता दी। जैसे जैसे सू शाओवे सुनती गई, उसकी भौहें सिकुड़ती चली गईं। आखिर में उसने ठंडी आवाज में पूछा, वे तीनों ग्राहक इतने बदतमीज थे? उधर मेरे मन में भी विचारों का तूफान चल रहा था। मैं तो पिछले जन्म की दुश्मनी को पीछे छोड़ देना चाहता था, लेकिन गू चिंगहान बार बार मेरी जिंदगी में दखल दे रही थी। अचानक मेरे कदम रुक गए। एक डरावना ख्याल मन में कौंधा, कहीं गू चिंगहान भी मेरी तरह पुनर्जन्म लेकर तो नहीं लौटी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर गू चिंगहान सच में पुनर्जन्म लेकर लौटी होती तो सबसे पहले उसे चेनजी के पास जाना चाहिए था और उसे विदेश जाने से रोकना चाहिए था। आखिर उसका पहला प्यार तो चेनजी ही था। ऐसे में वो मुझे छोड़कर मेरे पीछे क्यों आती? मैं तो बस उसका विकल्प था। इन्हीं विचारों में खोया मैं आगे बढ़ रहा था कि अचानक रात की हवा में एक लड़की की साफ और ठंडी आवाज सुनाई दी, म्यू चैन। मैंने सिर उठाकर देखा। कुछ दूरी पर धुंधली स्ट्रीट लाइट के नीचे सू शाओवे खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक जटिल सा भाव था। वो तेजी से मेरे पास आई और ध्यान से मेरा चेहरा देखने लगी। मैं हैरान होकर बोला, सीनियर सू, आप यहाँ कैसे? वो 2 सेकंड चुप रही, फिर बोली, आज मेरा जन्मदिन है, एक छोटी सी गैदरिंग रखी है, मैं पूछना चाहती थी, क्या तुम आना चाहोगे? मैं और भी चौंक गया। ओह, ऐसा है तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे सीनियर। इतना कहकर मैंने बैग में कुछ ढूंढना शुरू किया, लेकिन काफी देर तक कुछ नहीं मिला। आखिर मेरी नजर बैग पर लटके एक छोटे से चिकन की चेन पर पड़ी। मैंने उसे उतारकर थोड़ा शर्माते हुए उसकी ओर बढ़ा दिया। सीनियर, हैप्पी बर्थडे। मुझे पहले से पता नहीं था, इसलिए कोई गिफ्ट नहीं खरीद पाया। ये आप रख लीजिए। वो पीले रंग का छोटा सा चिकन की चेन था, जिसकी गर्दन पर लाल पट्टी, सिर पर घास की छोटी टोपी और गले में एक नन्ही घंटी बंधी थी। वो बेहद प्यारा लग रहा था। सू शाओवे ने उसे देखा और बिना किसी झिझक के तुरंत हाथ बढ़ा दिया। उसने बिना कोई भाव बदले वो छोटा सा चिकन की चेन ले लिया। उसकी गर्म उंगलियों
उंगलियां हल्के से मेरे हाथ को छू गईं। मैं तुरंत घबरा गया और झट से हाथ पीछे खींच लिया। सू शाओवे ने मेरी ओर देखा। मेरे लाल पड़े गाल देखकर उसने हल्का सा सिर झुका लिया। फिर उसने वो कीचेन अपने क्रॉस बॉडी बैग पर लगा लिया और धीमे से बोली, ये बहुत अच्छा है, मुझे सच में पसंद आया। मुझे थोड़ा अजीब लगा, आखिर इतना साधारण सा गिफ्ट कोई खास चीज नहीं था, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो सचमुच खुश है। फिर उसने पूछा, हम लोग गाने के लिए जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? हालांकि ये सवाल था, लेकिन उसकी आंखों में साफ उम्मीद झलक रही थी। वैसे भी मेरा मूड अच्छा नहीं था। अगर गू मैडम को पता चल गया कि गू किंघन ने मेरे लिए रेस्टोरेंट में लड़ाई की है तो पता नहीं वो क्या सोचेंगी। मुझे ये भी डर था कि कहीं इससे कोई नई परेशानी न खड़ी हो जाए, इसलिए मैंने तुरंत सिर हिला दिया। जरूर, क्या अभी चलते हैं? सू शाओवे ने सिर हिलाया और टैक्सी बुक करने के लिए मोबाइल निकाल लिया। उसी समय उसके मन में एक अफसोस उभरा। जब वो एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए घर छोड़कर आई थी तब उसे अपनी मेबाक भी साथ ले आनी चाहिए थी। आखिर वो कार उसके दादाजी का उपहार थी, माता पिता से उसका कोई संबंध नहीं था। अब हर बार म्यू चैन के साथ टैक्सी लेना उसे ठीक नहीं लग रहा था। आगे उसे बाहर घर किराए पर लेना था और म्यू चैन को घुमाने भी ले जाना था। नहीं, उसे जल्द ही कोई इंतजाम करना होगा। फिलहाल नई कार ही खरीद लेती हूँ, वैसे भी मेरे पास कुछ बचत है। ये सोचकर सू शाओवे ने अपने ग्रुप चैट में मैसेज भेजा, आज मेरा जन्मदिन है, ब्लू स्टार केटीवी आ जाना। ग्रुप में कुल 7 लोग थे। कुछ खेतों से लौट रहे थे तो कुछ असाइनमेंट और रिसर्च में व्यस्त थे। मैसेज देखते ही ग्रुप में हलचल मच गई। सातवीं बहन, आखिर तुम्हें अपने बड़े भाई बहनों को दावत देने की याद आ ही गई। मिस सू की ट्रीट हो और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा हुआ मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। लेकिन तभी किसी ने पूछा, रुको, अगर मुझे सही याद है तो तुम्हारा जन्मदिन जुलाई में होता है। आज की तारीख तो मैच नहीं कर रही। सच में तुम्हारा जन्मदिन है क्या? तभी टैक्सी आ गई। सू शाओवे ने पहले मेरे लिए दरवाजा खोला और मेरे बैठने के बाद खुद दूसरी तरफ से अंदर बैठ गई। बैठते ही उसने ग्रुप में जवाब भेजा, मैंने कहा है तो है, तुम लोग आ जाओ, सब पता चल जाएगा। फिर उसने एक और मैसेज भेजा, मैं एक दोस्त को साथ ला रही हूँ, कोई अजीब हरकत मत करना। इंटू मैसेज भेजकर उसने फोन बंद कर दिया। मेरा मूड अब भी ठीक नहीं था। उसने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, तुम दूध वाली चाय पियोगे? सुना है मिल्क टी पीने से मूड अच्छा हो जाता है। मैंने उल्टा उससे पूछा, एंड तुम्हें चाहिए? कुछ देर बाद हम केटीवी पहुंच गए। उसके ग्रुप के बाकी लोग पहले से वहाँ मौजूद थे। कमरे में कुल 6 लोग थे, 3 लड़के और 3 लड़कियां। सू शाओवे और मुझे मिलाकर कमरे में कुल 8 लोग हो गए थे। उसे देखते ही सभी उत्साहित हो गए। सातवीं बहन, आखिर तुम आ ही गई, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। एक हल्की सी मोटी चश्मा पहने लड़की दौड़कर आई और सू शाओवे को गले लगाने ही वाली थी, लेकिन सू शाओवे तुरंत मुझे पकड़कर एक तरफ हट गई। फिर भौहें चढ़ाकर बोली, जरा धीरे, कहीं किसी को टक्कर लग जाती तो। मू चैन इतना दुबला पतला है, सच में लग जाती तो मुश्किल हो जाती। तभी सबकी नजर मुझ पर पड़ी। एक लंबे लड़के ने हैरानी से पूछा, शाओवे, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को साथ लाई हो? इतना सुनते ही कमरा शोर से भर गया। सच में हमारी सातवीं बहन का बॉयफ्रेंड भी है? मैं थोड़ा झेप गया और अनायास उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। वो मुझे अपने साथ आगे ले गई और बोली, फालतू बातें मत करो, इनका नाम म्यू चैन है, ये ए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और मेरे जूनियर हैं, ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। सबने एक साथ लंबी ओ की आवाज निकाली। उनके चेहरों पर ऐसा भाव था मानो उन्हें सब समझ आ गया हो। अभी नहीं है, आगे का कौन जानता है। हालांकि किसी ने ये बात जोर से नहीं कही, लेकिन लगभग सभी यही सोच रहे थे। आखिर उन्होंने पहले कभी सू शाओवे को किसी लड़के के इतना करीब नहीं देखा था। वो हमेशा से ठंडी और दूरी बनाकर रखने वाली लड़की रही थी। चाहे लड़का हो या लड़की, वो सबसे एक तय दूरी बनाए रखती थी। एक ही ग्रुप में होने के बावजूद ये पहली बार था जब उन्होंने सू शाओवे को किसी लड़के के साथ आते देखा था। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारे करने लगे। देखो तो सही, जन्मदिन का बहाना बनाकर किसी खास इंसान को बुलाया गया है। लगता है मामला काफी दिलचस्प है। सभी की आंखों में गॉसिप वाली चमक थी। तभी एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुस्कुराते हुए मुझे कोला की बोतल थमाई। हेलो जूनियर, मेरा नाम शिया यूमो है, तुम मुझे दीदी कह सकते हो। मैं कुछ कहने ही वाला था कि सू शाओवे की ठंडी आवाज सुनाई दी। सेमेस्टर शुरू होने के बाद से तुमने हर जगह छोटे भाई बना रखे हैं, अब तक तो तुम्हारे छोटे भाइयों से एक ट्रक भर जाए। शिया यूमो तुरंत हंसकर बोली, वो अलग बात है, ये वाला छोटा भाई ज्यादा सीधा साधा और प्यारा लगता है। सू शाओवे ने मेरी तरफ देखकर कहा, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, आओ थोड़ा फल खा लो। ये कहते हुए उसने फल की प्लेट मेरे सामने रख दी और खुद मेरे लिए संतरा छीलने लगी। कमरे में मौजूद सभी लोग हमें अजीब नजरों से देखने लगे। इतनी निगाहों का केंद्र बनकर मैं भी थोड़ा असहज हो गया। सामने तो कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन ग्रुप चैट में चर्चा जोरों पर थी। वाह, सातवीं बहन की पसंद तो कमाल की है, ये जूनियर सच में काफी हैंडसम है। क्या सातवीं बहन इसे पटाने की कोशिश कर रही है? जरूरत पड़ी तो हम सब मदद भी कर सकते हैं। ग्रुप में लगातार मैसेज आ रहे थे, लेकिन सू शाओवे ने एक का भी जवाब नहीं दिया। तभी शिया यूमो ने अचानक एक और मैसेज भेजा एंड उसी पल सू शाओवे ने ग्रुप में तुरंत जवाब दिया, कैसे मदद करोगे? यह देखकर बाकी सभी एक दूसरे को देखने लगे। शिया यूमो ने मन ही मन सोचा, अब देखना मेरा कमाल। उसने फोन नीचे रखा, म्यूजिक की आवाज कम की और मुस्कुराकर बोली, आओ आओ, पार्टी का सबसे मजेदार गेम खेलते हैं, ट्रूथ और डेयर। कौन कौन खेलेगा? तुरंत किसी ने ग्रुप में मैसेज भेजा, कुछ नया नहीं मिल सकता क्या? हर बार यही गेम। शिया यूमो ने आंखें तरेर दी, फिर चुपके से सू शाओवे की तरफ देखा। उसकी नजरों का मतलब साफ था, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, बाकी काम तुम खुद कर लो। फिर उसने जोर से पूछा, मू चैन तुम खेलोगे? सू शाओवे ने भी मेरी तरफ देखकर पूछा, मू चैन खेलना है? हालांकि ट्रूथ और डेयर कॉलेज पार्टियों में काफी लोकप्रिय था, लेकिन मैंने आज तक ये गेम नहीं खेला था। यह सुनकर शिया यूमो और उत्साहित हो गई। ठीक है, तो सब लोग खेलेंगे, मैं कार्ड लेकर आती हूँ। जल्द ही सभी लोग चाय की मेज के चारों ओर गोल घेरा बनाकर बैठ गए। मैं थोड़ा झुककर सू शाओवे से बोला, सीनियर आपने आज बर्थडे के लिए केक नहीं खरीदा? मेरे पूछते ही वो एक पल के लिए चुप हो गई, मानो उसे अचानक याद आया हो कि आज तो उसका जन्मदिन है। 2 सेकंड बाद उसने जवाब दिया, दोपहर में केक खा लिया था, इसलिए रात में नहीं लिया। ये कहते समय
उसके मन में हल्की झिझक थी, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर कोई सामान्य इंसान ये कैसे सोच सकता था कि कोई अपना जन्मदिन तक झूठ बोल सकता है। उसी समय शिया यूमो कार्ड लेकर वापस आ गई। 8 लोग सोफों के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। शिया यूमो ठीक मेरे बगल में बैठी थी। वो उत्साह से कार्ड टेबल पर रखते हुए बोली, जल्दी जल्दी सब लोग एक एक कार्ड उठाओ। आखिर उनकी 7वीं बहन को बड़ी मुश्किल से कोई पसंद आया था, इसलिए सब उसे सफल बनाने में जुटे थे। सभी ने कार्ड उठा लिए। फिर शिया यूमो ने पूछा, किसके पास ए है, कार्ड दिखाओ। सबने अपने कार्ड देखे। सू शाओवे के पास 2 था। मैंने भी अपना कार्ड पलटा, वो स्पेड का ए था। सू शाओवे की भौं हल्की सी उठ गई। उसने शिया यूमो की तरफ देखा। शिया यूमो ने तुरंत मासूम चेहरा बना लिया, मानो कह रही हो, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो किस्मत है। फिर वो 2 डिब्बे लेकर मेरे सामने आ गई। आओ जूनियर, ट्रूथ चुनोगे या डरे? मैंने कुछ पल सोचा और कहा, ट्रूथ। मेरे इतना कहते ही आसपास बैठे सभी सीनियर्स की आंखें चमक उठी। ओहो ट्रूथ। जूनियर अब पीछे नहीं हटना। एक सीनियर ने ट्रूथ वाले डिब्बे से पर्ची निकालकर मेरे हाथ में दे दी। लो खोल कर पढ़ो। मैंने पर्ची खोली, लेकिन उससे पहले ही शिया यूमो मेरे पास झुककर जोर से पढ़ने लगी। तुम्हारा पहला प्यार कब हुआ था? ये सुनते ही सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। यहाँ तक कि मेरे बगल में बैठी सू शाओवे भी अनायास मेरी तरफ देखने लगी। मैं कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। अगर इस जन्म की बात करूं तो मेरी अब तक कोई पहली मोहब्बत नहीं हुई थी, लेकिन अगर पिछले जन्म को भी गिना जाए तो मैं 18 साल की उम्र से गु किंगहन को पसंद करता था और 19 की उम्र में हम दोनों साथ भी आ गए थे। मैं अपनी पिछली जिंदगी नहीं भूला था। उसकी हर बात मुझे आज भी साफ याद थी। उस रिश्ते के बाद मैं कभी भी पहली मोहब्बत वाली मासूम भावना में वापस नहीं लौट सकता था। मैं हल्का डीए मुस्कुराया और बात टालते हुए बोला, स्कूल के दिनों में। असल में ये जवाब न देने जैसा ही जवाब था। सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। फिर उनकी नजरें सू शाओवे पर चली गईं। उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई और आंखों में हल्की ठंडक आ गई। स्कूल के दिनों में मतलब कब? शिया यूमो ने उत्सुकता से पूछा। जूनियर, कॉलेज खुले हुए तो अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है। क्या तुम इसी दौरान किसी को पसंद करने लगे थे? एंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन थी? मैंने पर्ची मोड़कर वापस डिब्बे में रख दी। फिर थोड़ा झेपते हुए बोला, सीनियर, मेरा मतलब कॉलेज से नहीं था, मैं हाई स्कूल के दिनों की बात कर रहा था। इतना सुनते ही एक लड़की हंस पड़ी। अरे ऐसा भी क्या? मुझे तो किंडरगार्टन में ही एक लड़का पसंद आ गया था। एक तरफा प्यार भी पहली मोहब्बत ही होती है। तभी एक लड़का मजाक में बोला, अगर ऐसा है तो मुझे तो 3 साल की उम्र में ही क्रश था। यह सुनकर सू शाओवे का चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। उसे लगा कि बात में दम है। आखिर बचपन की पसंद को भी कई लोग पहली मोहब्बत मान लेते हैं। शिया यूमो ने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। ठीक है, मान लिया, तुम सबकी पहली मोहब्बत थी। अब अगला राउंड शुरू करते हैं। दूसरे राउंड में एक सीनियर लड़की के हाथ एक कार्ड आया। उसने डेयर चुना। शिया यूमो ने पर्ची पढ़ी, किसी एक व्यक्ति को चुनो और उसकी गोद में 5 मिनट बैठो। इतना सुनते ही पूरा कमरा शोर से भर गया। अरे नहीं, मुझे मत चुनना, मेरे घुटने जवाब दे देंगे। सब हंसने लगे। तभी वो लड़की मुस्कुराकर बोली, मैं अपनी प्यारी बहन को चुनती हूँ। ये कहकर उसने सामने बैठी दूसरी लड़की की तरफ इशारा कर दिया। कुछ देर हंसी मजाक के बाद खेल आगे बढ़ा। इस बार एक कार्ड सू शाओवे के पास आया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं डेयर चुनती हूँ। शिया यूमो ने तुरंत पर्चियों वाला डिब्बा उसकी ओर बढ़ाया और चुपके से आंखों से इशारा भी किया। सू शाओवे बेबस सी मुस्कुरा दी और उसी दिशा से एक पर्ची निकाल ली। पर्ची खुलते ही शिया यूमो ने जोर से पढ़ा, अपने दाईं तरफ बैठे व्यक्ति के साथ 5 मिनट तक उंगलियां फंसाकर बैठो। कमरे में तुरंत शोर मच गया। वाह, 7वीं बहन की तो किस्मत खुल गई। सब लोग हंसते हुए सू शाओवे और मेरी तरफ देखने लगे। सू शाओवे की नजर भी मुझ पर टिक गई एंड मैं उसकी उंगलियों का ख्याल आते ही झेप गया। इसके बाद ट्रूथ और डेयर कई राउंड तक चलता रहा। देखते देखते 10 से ज्यादा राउंड निकल गए। जब सबने समय देखा तो रात काफी हो चुकी थी। कमरे में मौजूद सभी सीनियर्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के छात्र थे। मजाक में वे खुद को खेतों में काम करने वाले मानव बैल कहते थे। सुबह अंधेरे में खेतों में पहुंचना और शाम को मिट्टी से लथपथ लौटना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। अब रात के 11 बज चुके थे, इसलिए सबने वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी। नहीं तो हॉस्टल का गेट बंद होते ही ये मानव बैल बेघर हो जाते। शिया यूमो ने पूछा, 7वीं बहन, तुम भी हॉस्टल वापस चल रही हो ना? पहले सू शाओवे ज्यादातर हॉस्टल में ही रहती थी। हालांकि डोंगशन विला एरिया में उसका अपना घर था, लेकिन वो वहाँ कम ही जाती थी। मगर हाल के दिनों में वो हॉस्टल भी कम लौटने लगी थी। शिया यूमो ने पहले मेरी तरफ देखा, फिर सू शाओवे की ओर। उसकी आंखों में गॉसिप साफ झलक रही थी। जैसा सबने सोचा था, सू शाओवे ने सिर हिलाया। नहीं, मैं म्यू चेन को छोड़कर जाऊंगी। शिया यूमो ने लंबी ओ की आवाज निकाली। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। ज्यादातर लोग हॉस्टल में रहते थे, इसलिए गेट बंद होने से पहले सब कॉलेज लौट गए। सू शाओवे मुझे लेकर मॉल से बाहर आई और एक और टैक्सी बुक कर ली। गाड़ी का इंतजार करते हुए उसने पूछा, आज की रात अच्छी लगी? वह मेरे चेहरे के भाव पढ़ना चाहती थी। मैं मुस्कुराकर बोला, हाँ, अब पहले जैसा बुरा महसूस नहीं हो रहा। थैंक यू सीनियर सू, आज मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। सू शाओवे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा है, मुझे डर था कि तुम्हें इतनी शोर शराबे वाली जगह पसंद नहीं आएगी। आखिर मैं हमेशा शांत और पढ़ाकू लड़के जैसा लगता था। उसे चिंता थी कि केटीवी जैसी जगह पर मैं असहज महसूस करूंगा। उधर ग्रुप चैट में बाकी लोग अभी भी उसे छेड़ रहे थे। कमाल है, सबसे छोटी होने के बावजूद सबसे पहले यही रिलेशनशिप में जाएगी। किसी के पास कोई जान पहचान है क्या? मुझे भी कोई प्यारा सा जूनियर मिलवा दो। मेरे खेत की मूंगफली काटने वाला भी कोई नहीं है। कोई जूनियर ढूंढो और साथ में मूंगफली की कटाई करो। काम भी हो जाएगा और प्यार भी बढ़ेगा। फिर शिया यूमो ने ग्रुप में एक और मैसेज भेजा, इनटू सू शाओवे, बुधवार दोपहर हमारी कोई क्लास नहीं है। जूनियर से पूछना क्या वो एस्केप रूम खेलने चलेगा। हम कोई हॉरर थीम वाला रूम चुनेंगे। ये आइडिया भी शिया यूमो का ही था। उन सब में सबसे ज्यादा शरारती दिमाग उसी का चलता था। हालांकि आज तक उसका खुद का कोई रिलेशनशिप नहीं रहा था, लेकिन लड़कों को पटाने की थ्योरी में वो खुद को एक्सपर्ट मानती थी। उधर टैक्सी में बैठी सू शाओवे ने वो मैसेज देखा। उसने जवाब दिया, एस्केप रूम ठीक है, लेकिन हॉरर थीम क्यों? मूच एंड डर जाएगा। यह पढ़कर शिया यूमो का सिर दर्द करने लगा। उसने तुरंत जवाब भेजा, 7वीं बहन, क्या तुम सच में इतनी भोली हो?
अगर मैं न रहूं तो इस जन्म में तुम्हें पति मिलने वाला नहीं है। मेरी बात सुनो, जब किसी पसंदीदा लड़के को एस्केप रूम ले जाओ तो सबसे डरावना थीम चुनो। अगर तुम डरोगी ही नहीं तो उसके सीने से लगने का मौका कैसे मिलेगा? तुम बस बुधवार को जूनियर को साथ लेकर आना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सू शाओवे को लगा कि शिया यूमो हमेशा की तरह बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है, लेकिन केटीवी वाला प्लान सच में काफी सफल रहा था। कम से कम उस रात वो और मैं हाथ तो पकड़ चुके थे एंड उसके बाद से जब भी मेरी नजर उससे मिलती मैं अनजाने में नजरें चुरा लेता था, मानो उसके सामने अचानक शर्माने लगा हूँ। सू शाओवे को ये एक अच्छा संकेत लगा, क्योंकि जब उसे कोई पसंद आ जाता था तो वो इंतजार करने वालों में से नहीं थी। वह हमेशा सीधे और तेजी से आगे बढ़ने में यकीन रखती थी। सू शाओवे बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अगर देर करते करते उसकी पसंद का लड़का किसी और के साथ चला गया तो ऊपर से गू किंगहन का मेरे प्रति रवैया भी साफ नहीं था, इसलिए उसके मन में हमेशा हल्की सी बेचैनी बनी रहती थी। ये सोचकर उसने मेरी तरफ देखा। मूचेन, बुधवार दोपहर तुम्हारी कोई क्लास है क्या? मैं एक पल रुका, फिर बोला शायद नहीं है, मैं टाइम टेबल देख लेता हूँ। मैंने फोन निकालकर शेड्यूल देखा और स्क्रीन उसकी तरफ बढ़ा दी। बुधवार दोपहर मेरी कोई क्लास नहीं है। सू शाओवे की याददाश्त हमेशा से तेज थी। एक नजर में ही उसने लगभग पूरा टाइम टेबल याद कर लिया। फिर धीमे से पूछा, सीनियर्स कह रहे थे कि बुधवार को एस्केप रूम खेलने चलेंगे, तुमने पहले कभी खेला है? वो मेरे काफी करीब बैठी थी, उसकी धीमी आवाज मानो मेरे कानों में फुसफुसा रही हो। मेरे गाल तुरंत लाल हो गए। एस्केप रूम उन लोकप्रिय चीजों में से था जिन्हें लगभग हर छात्र आजमा चुका था, लेकिन मैंने कभी नहीं खेला था। मैं स्वभाव से थोड़ा अंतर्मुखी था, मगर आज की शाम के बाद मुझे महसूस हुआ कि सू शाओवे और उसके दोस्तों के साथ समय बिताना काफी अच्छा लगता है। वे सभी खुले दिल से मस्ती करते थे, इसलिए उनके बीच मुझे कभी अलग थलग महसूस नहीं होता था। मैंने सिर झुका लिया, चेहरा हल्का लाल था, फिर धीरे से जवाब दिया, नहीं, मैंने कभी नहीं खेला। सीनियर, क्या आपने पहले खेला है? मजेदार होता है क्या? सू शाओवे ने मेरे चेहरे की तरफ देखा, उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने भी कभी नहीं खेला। अच्छा रहेगा, बुधवार को हम दोनों पहली बार साथ ट्राई करेंगे। जब हम डोंगशान विला एरिया पहुंचे तब रात के 11:30 बज चुके थे। मैं आमतौर पर इतनी देर से घर नहीं लौटता था, खासकर पिछले जन्म में मैं लगभग हर दिन 6-7 बजे तक घर पहुंच जाता था, लेकिन हाल के दिनों में मैं अक्सर देर रात लौटने लगा था। उधर गू किंगहन दोनों हाथ बांधे विला एरिया के गेट के पास खड़ी थी। उसकी निगाहें दूर सड़क पर टिकी थी। तभी उसने देखा कि सू शाओवे मुझे टैक्सी से उतार रही है और हम दोनों साथ साथ एंट्रेंस की तरफ आ रहे हैं। यह दृश्य देखते ही उसका चेहरा और ठंडा पड़ गया। वो बिना कुछ कहे मुड़ी और तेज कदमों से वहाँ से चली गई। सू शाओवे मुझे गेट तक छोड़ने आई। मैंने उत्सुकता से पूछा, सीनियर, क्या आप भी यहीं आसपास रहती हैं? असल में सू शाओवे का भी इसी इलाके में एक विला था। जब उसने ए यूनिवर्सिटी में पढ़ने का फैसला किया तब उसके दादाजी ने उसे ये घर उपहार में दिया था। उसके माता पिता चाहते थे कि वो परिवार के व्यवसाय से जुड़ा विषय पढ़े, लेकिन उसने एग्रीकल्चर चुन लिया। इसी बात को लेकर घर में काफी विवाद हुआ था, यहाँ तक कि उसके माता पिता ने उसका खर्च उठाना भी बंद कर दिया था और कह दिया था कि कॉलेज के 4 साल उसे खुद संभालने होंगे। लेकिन उसके दादाजी हमेशा उसके साथ खड़े रहे। खेतीबाड़ी और पौधों के शौकीन होने के कारण उन्होंने इसी इलाके में उसके लिए एक बड़ा सा विला खरीद दिया। विला के आगे पीछे मिलाकर 200 वर्ग मीटर से भी बड़ा बगीचा था, जहाँ सू शाओवे आराम से अपने पौधों और खेती के प्रयोग कर सकती थी। उसने हाथ उठाकर एक दिशा की ओर इशारा किया और मुझसे कहा, मैं वहीं रहती हूँ, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैंने उसकी बताई दिशा में देखा। दूर तक फैली रोशनियां देखकर मैंने बस यही सोचा कि सू शाओवे शायद किसी पास की रिहायशी कॉलोनी में रहती होगी। गेट तक पहुंचकर मैं रुक गया। सीनियर सू, मुझे छोड़ने के लिए धन्यवाद, मैं अब चलता हूँ। सू शाओवे भी रुक गई। उसने हल्के से सिर हिलाया और हाथ हिलाकर कहा, कल मिलते हैं। मेरी नजर अनायास उसके हाथ पर चली गई। उसकी लंबी साफ उंगलियां रात की रोशनी में और भी खूबसूरत लग रही थीं। उन्हें देखते ही केटीवी में उंगलियां फंसाने वाला पल याद आ गया और मेरा चेहरा हल्का सा लाल हो गया। मैं तुरंत मुड़ा और अंदर चला गया। उधर गू किंगहान जब घर पहुंची तब उसकी माँ पहले ही ऑफिस से लौट चुकी थी। वो लिविंग रूम में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। चेनजी को दवा देने वाली घटना के बाद पिछले 2 दिनों से गू मैडम ने उससे ज्यादा बात नहीं की थी। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी उनसे नफरत न करने लगे। जैसे ही गू किंगहन अंदर आई, उन्होंने फोन मेज पर रखा और आवाज दी, किंगहन इधर आओ। लेकिन उसने जैसे सुना ही नहीं और सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। गू मैडम की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने दोबारा कहा, गू किंगहान, मैंने तुम्हें बुलाया है। इस बार उसके कदम रुक गए। वो मुड़ी और नाराज चेहरे के साथ वापस आकर सोफे पर बैठ गई। फिर पैर पर पैर चढ़ाकर बोली, क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया? गू मैडम के चेहरे पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। और क्या होगा, बात तुम्हारी और चेनजी की शादी की है। गू किंगहान एक पल के लिए ठिठक गई, फिर उसकी भौहें तन गई। मेरे और चेनजी के बीच की बातों में आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। पूरे इंटरनेट पर हर जगह यही खबर चल रही है। लोग कह रहे हैं कि गू फैमिली और चेन फैमिली की मिलीभगत है। एक तरफ उसका पिता जांच के घेरे में है और दूसरी तरफ तुम खुलेआम उसके साथ घूम रही हो, उसे घर तक ला रही हो। गू मैडम ठंडी हंसी के साथ बोली, अगर अभी भी तुम दोनों शादी नहीं करते तो बाहर के लोग क्या सोचेंगे? गू किंगहान का चेहरा और सख्त हो गया। उसने फोन नीचे रख दिया। समाचारों में उसकी और चेनजी के साथ घूमने, होटल में जाने और गू फैमिली के पुराने घर में आने जाने की तस्वीरें भरी पड़ी थी। लेकिन उसे इन खबरों से ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि किसी ने उनकी निजी जिंदगी लीक कर दी थी। वो ठंडे स्वर में बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं और मैं किसी अफवाह की वजह से शादी नहीं करने वाली। गू मैडम का चेहरा उतर गया। फर्क नहीं पड़ता? तुम गू फैमिली की उत्तराधिकारी हो। तुम्हारी हर हरकत पूरे परिवार को प्रभावित करती है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारा निजी मामला है? गू किंगहान ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने कहा ना, मेरी शादी का फैसला मैं खुद करूंगी, कोई और नहीं। इतना कहकर वो उठ खड़ी हुई। लेकिन गू मैडम ने फिर पूछा, तो साफ साफ बताओ, क्या तुम अभी भी चेनजी से शादी करना चाहती हो या नहीं? यह सवाल सुनकर वो अचानक चुप हो गई। अगर ये पिछले जन्म की बात होती तो वो बिना एक पल सोचे
सोचे हाँ कह देती, लेकिन अब उसके मन में सबसे पहले चेन जी का चेहरा नहीं उभरा, बल्कि अनायास मुंह चेन का शांत और उदास चेहरा सामने आ गया। बस स्टॉप पर कही उसकी बातें बार बार कानों में गूंजने लगी। मैं तुम्हारा एहसानमंद नहीं हूँ, मुझे सिर्फ परेशानी महसूस होती है। अगर आज तुम वहाँ नहीं आती तो कुछ भी नहीं होता। उसका दिल अचानक भारी हो गया। कुछ देर बाद उसने नजरें फेर ली। मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच रही। इतना कहकर वो बिना रुके सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। पीछे बैठी गू मैडम उसे जाते हुए देखती रह गईं। उनकी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं, क्योंकि उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि उनकी बेटी पहले जैसी नहीं रही थी। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया है कि तुम चेंजी के साथ रिलेशनशिप में हो। जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हुआ। अब खुश हो? गू किंगहान ने भौहें सिकोड़ ली। उसने फोन नीचे रखकर ठंडे स्वर में पूछा, तो इसे हटवाया क्यों नहीं जा सकता? क्या इससे ग्यू फैमिली के शेयर प्राइस पर असर पड़ेगा? क्या पापा को इसके बारे में पता है? ये सोचते ही उसका सिर और दर्द करने लगा। फिर उसने पूछा, आखिर ये खबर बाहर लीक किसने की? गू मैडम ने तिरस्कार से कहा, एंड कौन करेगा? जाहिर है चेन फैमिली ने। पहले तो चेन जी को देश छोड़कर विदेश जाना पड़ता, लेकिन अब जब उसे गू फैमिली का सहारा मिल गया है तो वो क्यों जाएगा? इतना कहकर उन्होंने फोन उठाया और अपने असिस्टेंट को मामला संभालने का निर्देश देने लगी। फिर बोली, ये मामला मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम्हें और चेन जी को लेकर दोबारा अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। गू किंगहान का मन और बेचैन हो गया। वो बार बार यही सोच रही थी कि आखिर खबर बाहर किसने पहुंचाई। गू मैडम की बातों से तो लग रहा था कि इसके पीछे चेन फैमिली का हाथ है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी कि चेन जी उसके साथ ऐसा खेल खेल सकता है। आखिरकार वो रात में ही कार की चाबी उठाकर घर से निकल गई। वो सीधे चेन जी से मिलने जा रही थी। उसी समय मैं बाहर से लौटकर अंदर आ रहा था। अचानक कार की हेडलाइट मेरे चेहरे पर पड़ी। मैंने हाथ उठाकर आंखें ढकी और ड्राइविंग सीट की तरफ देखा। संयोग से मेरी और गू किंगहन की नजरें टकरा गईं। उसका चेहरा उदासी और गुस्से से भरा हुआ था। मैंने बेबसी से भौहें सिकोड़ ली और चुपचाप सड़क के किनारे हट गया। गू किंगहन बहुत कुछ पूछना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि मेरी और सू शाओवे की क्या रिश्तेदारी है। आखिर पिछले कुछ समय से वो हमें अक्सर साथ देख रही थी। एंड सबसे बड़ी बात, पिछले जन्म में ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे ये सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। ऊपर से उसी की वजह से मेरी पार्ट टाइम नौकरी भी चली गई थी। हालांकि उसने ये बात जाहिर नहीं की, लेकिन उसे डर था कि मैं उससे नाराज हूँ। काफी देर तक उलझने के बाद वो आखिरकार कार चलाकर वहाँ से चली गई। उधर जब मैं अपने छोटे से घर पहुंचा तो देखा कि मेरे पिता बाहर दूसरे ड्राइवरों के साथ शतरंज खेल रहे थे। मुझे देखते ही वो खड़े हो गए। म्यूचेन, तुम आ गए। मैंने दरवाजा खोला। इतनी रात तक उन्हें जागते देखकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। पापा, इतनी देर हो गई है, आप अभी तक सोए नहीं? उन्होंने सिर हिलाया। अंदर चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे पिता बहुत कम बैठकर बातें करते थे। बचपन में हम अक्सर बातें किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसी बातचीत कम होती गई। उनके गंभीर चेहरे को देखकर मुझे चिंता होने लगी। पापा, सब ठीक तो है? वो कमरे में आकर एक स्टूल पर बैठ गए। मैं बैग व्यवस्थित कर रहा था। तभी उन्होंने कहा, मूचेन, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। कुछ पल चुप रहने के बाद वो बोले, मैं नौकरी छोड़ने वाला हूँ। अब गू फैमिली में ड्राइवर की नौकरी नहीं करूंगा। मेरे हाथ अचानक रुक गए। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। पापा, क्या आप अब वहाँ काम नहीं करना चाहते? पहले पापा हमेशा कहते थे कि गू फैमिली में काम करना काफी अच्छा है। बटलर और बाकी ड्राइवरों से उनकी अच्छी बनती थी। रहना खाना मुफ्त था। नौकरी की सुविधाएं भी पूरी थी। सबसे बड़ी बात, काम कम था लेकिन तनख्वाह अच्छी थी। उन्हें लगता था कि वो ये नौकरी लंबे समय तक कर सकते हैं। इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि अचानक इस्तीफा देने का फैसला क्यों कर लिया। पापा ने मेरी तरफ देखा और धीमे स्वर में पूछा, गू मैडम ने हाल में तुम्हें परेशान किया है ना? उनका चेहरा और गंभीर हो गया। और मिस गू, क्या उसने भी तुमसे कुछ कहा था? वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को किसी तरह की बेइज्जती सहनी पड़े। यहाँ तक कि अगर मुझे हॉस्टल में रहना पड़े तब भी वो नौकरी छोड़ने को तैयार थे। वो नहीं चाहते थे कि लोग मुझे सिर्फ ड्राइवर का बेटा कहकर ताने मारे। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, तो लैन आंटी का क्या? आपने उनसे बात कर ली? पापा ने सिर हिलाया और लंबी सांस ली। वो नहीं चाहती कि मैं नौकरी छोड़ूं, इसलिए मैंने सोचा है कि पहले मैं गांव वापस चला जाऊं। वो यहीं काम करती रहेंगी। लेकिन जांग लैन मेरी सगी मां नहीं थी, इसलिए इस बात का मुझ पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। मैं और पापा देर तक बातें करते रहे। उन्होंने मुझे दिलासा देते हुए कहा, मेरी चिंता मत करो, नौकरी छोड़ने के बाद मैं पहले गाँव जाऊंगा। मैं हमेशा से तुम्हारे दादा दादी की कब्रें एक जगह बनवाना चाहता था, लेकिन काम की वजह से कभी समय नहीं मिल पाया। इस बार अच्छा मौका है, वहीं जाकर ये काम भी पूरा कर दूंगा। इस बार गाँव जाकर वो काम भी पूरा कर दूंगा। पापा ने आगे कहा, और पुराने घर की मरम्मत भी करवानी है। तुमने ही बताया था कि छत से पानी टपक रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो अगले साल वहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। असल में पापा हमेशा से गाँव लौटना चाहते थे, लेकिन मेरी पढ़ाई और परवरिश के लिए सालों तक लगातार काम करते रहे। यहाँ तक कि त्योहारों और नए साल पर भी उन्हें छुट्टी नहीं मिलती थी। मेरी आंखें लाल हो गईं। मैंने धीरे से कहा, पापा सॉरी। अच्छी बात ये थी कि इस बार मुझे दूसरा मौका मिला था। पिछले जन्म की तरह मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराने वाला था। न मैं ये मानूंगा कि गू किंगहान मुझसे प्यार करती है और न ही ये कि गू मैडम मुझे स्वीकार करेंगी। पिछले जन्म में इन्हीं भ्रमों ने मेरी और पापा दोनों की जिंदगी मुश्किल बना दी थी। असल में इन वर्षों में पापा ने काफी बचत कर ली थी। उस पैसे से ए सिटी के बाहरी इलाके में एक छोटा सा घर आसानी से खरीदा जा सकता था। मेरे लिए 2 बेडरूम का साधारण घर भी काफी था। जहाँ तक पापा की बात थी, उन्होंने अपना भविष्य पहले ही सोच रखा था। या तो अपने छोटे शहर में किराने की दुकान खोलेंगे या गाँव लौटकर पेड़ पौधे उगाएंगे। वैसे भी उनकी रिटायरमेंट में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। उनकी हर योजना का केंद्र सिर्फ मैं था। जहाँ तक जांग लान का सवाल था, अगर वो यहीं रहना चाहती थी तो रह सकती थी। पापा समय समय पर उनसे मिलने आते रहेंगे और जब वो नौकरी छोड़ेंगी तो उन्हें वापस गाँव ले जाएंगे। लेकिन एक बात तय थी, पापा कभी नहीं चाहते थे कि जांग लान मेरी जिंदगी के फैसलों में दखल
संभल दें, क्योंकि कई बार वो हालात को ठीक से समझ नहीं पाती थी। पापा के जाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा। पिछले जन्म में मेरा और गु किंगहान का रिश्ता 5 साल तक चला था। हालांकि उसका अंत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन रिश्ते के दौरान वो कम से कम ऊपर से मेरे साथ ठीक रहती थी। मेरी सबसे बड़ी परेशानी गु मैडम थी। उनकी दी हुई दवा की वजह से मेरी सेहत लगातार बिगड़ती गई और इसी कारण गु फैमिली भी मुझे पसंद नहीं करती थी। इस बार सब कुछ फिर से शुरू हुआ था। जिंदगी अलग दिशा में बढ़ रही थी, लेकिन मैं पहले से ज्यादा बेचैन था। मुझे आने वाले अनिश्चित भविष्य और उस दुर्घटना की चिंता थी जिसके बारे में नहीं जानता था कि इस जन्म में होगी भी या नहीं। मैं बिस्तर पर बैठ गया। बाहर मेंढकों की आवाजें गूंज रही थीं। खिड़की खोलते ही ठंडी हवा और गीली मिट्टी की खुशबू कमरे में भर गई। नीचे बगीचे की ओर देखा तो गज़ेबो में सफेद कपड़ों में कोई बैठा दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो गु किंगहन थी। मैं चौंक गया और तुरंत खिड़की बंद करने लगा। रात के 2 बजे हैं। ये अभी तक बाहर क्या कर रही है? सबसे अजीब बात ये थी कि शाम को वो कार लेकर बाहर गई थी। इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? क्या वो चेंजी से मिलने नहीं गई थी? तभी गु किंगहान ने मुझे देख लिया। वो तुरंत उठी और तेज कदमों से मेरी तरफ आने लगी। उसने मेरा नाम पुकारा। उसकी आवाज में कुछ अलग सा भाव था। सुबह वो भौहें चढ़ाए कार धीरे धीरे मेरे साथ चला रही थी। फिर झुंझलाकर बोली, मुचेन, कल रात तुमने मुझे तुम्हारा पीछा करने की इजाजत दी थी ना? मैंने भौहें सिकोड़ ली। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। जब उसने मेरा पीछा करने की बात की थी तब मैंने साफ मना कर दिया था। मैं कार के पास जाकर रुका। उसे लगा कि मैं आखिरकार बैठने वाला हूँ, इसलिए उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मुझे पता था तुम बैठ जाओगे। तुम मुझे सच में मना नहीं कर सकते, मैंने गंभीरता से कहा। मिस गु, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा और मैं आपकी कार में बैठकर कॉलेज नहीं जाना चाहता। आपकी कार और आप दोनों ही बहुत ज्यादा ध्यान खींचते हैं। मैं दोबारा खबरों में नहीं आना चाहता। इतना कहकर मैं मुड़ा और गली के रास्ते बस स्टॉप की तरफ चल दिया। गु किंगहान का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने झुंझलाकर स्टीयरिंग पर हाथ मारा। तभी चेंजी का फोन आया। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से कमजोर आवाज सुनाई दी, किंगहान, क्या तुम अस्पताल आ सकती हो? थोड़ी देर मेरे साथ रहो। अस्पताल पहुंचने पर गु किंगहन ने देखा कि चेंजी की हालत अच्छी नहीं लग रही थी। उसे उस हालत में देखकर गु मैडम के लिए उसकी नाराजगी और बढ़ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि उन्होंने आखिर चेंजी के साथ ऐसा क्यों किया। चेंजे उसी दवा वाले मामले की वजह से अस्पताल पहुंचा था। अगर वो ठीक हो जाता तो बात अलग थी, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या गु किंगहान को पूरी जिंदगी सिर्फ अपराध बोध की वजह से उसके साथ रहना पड़ेगा? जब प्यार बोझ बन जाता है तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ड्रिप हटने के बाद चेंजे का चेहरा बेहद पीला लग रहा था। गु किंगहान को देखते ही उसने पूछा, तुम कल अचानक क्यों चली गई थी? क्या मेरी माँ के शादी की बात करने की वजह से? वह उसके पास बैठ गई। मुझे कुछ जरूरी काम था, वजह वो नहीं थी। चेंजे ठंडी हंसी हंसा। तुम कब तक मुझसे सच छिपाओगी? तुम्हारे घर में वो बर्ड्स नेस्ट पॉरेज खाने के बाद ही मैं बीमार पड़ा। मैं अब तक अस्पताल में हूँ। पता है डॉक्टर ने क्या कहा? सच जानने के बाद गु किंगहान ने उसी दिन डॉक्टरों को मामला दबाने का आदेश दे दिया था। आखिर अस्पताल भी उनके परिवार का था। उसे यकीन था कि कोई डॉक्टर सच्चाई नहीं बताएगा। उसने शांत स्वर में पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? लेकिन मन में वो सोच रही थी, आखिर कौन सा डॉक्टर उसकी बात मानने के बजाय सच बता रहा था। चेंजे ने निराश नजरों से उसकी तरफ देखा। उसे हमेशा लगता था कि बचपन से साथ बड़े होने और सालों से प्यार जताने की वजह से उसका प्यार सच्चा होगा, लेकिन नतीजा क्या निकला? चेंजे की आंखें लाल हो चुकी थीं। वह गु किंगहान को घूरते हुए बोला, मुझे पता था कि तुम्हारे अस्पताल के डॉक्टर मुझे सच नहीं बताएंगे, इसलिए मेरी माँ मुझे सरकारी अस्पताल में दोबारा जांच कराने ले गई थी। डॉक्टर ने कहा कि दवा की मात्रा जरूरत से ज्यादा थी। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आवाज भी भर्रा गई। उस दवा के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं और मैं उसके प्रति दूसरों से ज्यादा सेंसिटिव हूँ। सामान्य मात्रा लेने पर भी मेरे शरीर पर असर पड़ता, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मैंने ओवरडोज लिया था। तुम्हारी माँ अपराधी है और तुम उसकी मददगार। शुरुआत में उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। भले ही उसकी माँ से उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे, फिर भी वो जानती थी कि अगर ये आरोप साबित हो गया तो उसकी अपनी प्रतिष्ठा और पूरे परिवार की साख पर असर पड़ेगा। ये सोचकर उसने चेंजे की तरफ देखा, जो रोते रोते लगभग टूट चुका था। वो तुरंत उठी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, ठीक है, शांत हो जाओ, तुम अभी बीमार हो, ज्यादा भावुक मत बनो। अगर तुम्हारी तबीयत और बिगड़ गई तो मुझे सच में दुख होगा। वो उसके सीने से लगकर सिसकते हुए बोला, मैं अब क्या करूं? मेरी तो अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी और मेरा शरीर पहले ही खराब हो गया। मेरी आगे की जिंदगी। ऐसी बातें मत करो, सब ठीक होगा। उसने उसे दिलासा देते हुए कहा, डॉक्टरों ने भी कहा है कि तुम सिर्फ बीमार हो, ठीक हो जाएगा। बेकार की बातें मत सोचो। इतना कहकर गु किंगहान थोड़ा झुकी। वो गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, चाहे तुम पूरी तरह ठीक हो या नहीं, मैं तुमसे कभी दूरी नहीं बनाऊंगी। अगर फिर भी भरोसा नहीं है तो क्यों न हम इसी महीने सगाई कर लें? वो तुरंत उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। सच में किंगहान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उधर आज बस में मुझे सुशियाओ वेई नहीं दिखी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। पिछले कई दिनों से मैं उसे लगभग हर रोज इसी बस में देख रहा था। मैंने समय देखा, बस भी वही थी। क्या आज उसकी क्लास नहीं थी? मैं अकेले ही स्कूल पहुंच गया। रास्ते भर सोचता रहा कि उसे मैसेज भेजूं या नहीं, लेकिन फिर लगा कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। हम अभी इतने करीब भी नहीं थे कि उसकी निजी जिंदगी के बारे में पूछ सकूं। लेकिन बात सिर्फ एक दिन की नहीं थी। अगले 3 दिनों तक भी वो कहीं दिखाई नहीं दी। इसी बीच मुझे सूचना मिली कि मेरा हॉस्टल आवेदन मंजूर हो गया है। ये सुनकर मैं खुश हो गया। क्लास खत्म होते ही मैं शेन हाउशुआन के साथ हॉस्टल देखने निकल पड़ा। रास्ते में उसने कहा, मेरा कमरा 504 है, हम दोनों 5वीं मंजिल पर रहेंगे। तुम्हारा कमरा 502 है। मैंने पहले ही पता कर लिया है। 502 में बाकी 3 लड़के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं। मैं उनसे मिल चुका हूँ, सब काफी अच्छे हैं। मैंने सिर हिलाया, तो फिर बढ़िया है। जब हम हॉस्टल पहुंचे तो देखा कि पहले से रहने वाले एक छात्र ने कमरा अच्छी तरह साफ कर रखा था, इसलिए हमने पहले जरूरी सामान खरीदने का फैसला किया। सोचा कल सीधे
सामान लेकर शिफ्ट हो जाऊंगा। वैसे भी पिताजी नौकरी छोड़ चुके थे। इस बार मैं सच में उस परिवार से पूरी तरह अलग हो सकता था। तभी कमरे में मौजूद चश्मा पहने एक लड़के ने पूछा, तुम लोगों में से यहाँ कौन रहने आने वाला है? मैंने जवाब दिया, मैं मु चेन स्कूल ऑफ लिटरेचर से हूँ। वो मुझे देखते हुए बोला, मैं वेन जिनरान हूँ, हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। तुम कुछ जाने पहचाने लग रहे हो। मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया, शायद कैंपस की उन चर्चाओं की वजह से जिनमें मैं पहले आ चुका था। लेकिन अब मुझे इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। पिछले जीवन में मैं इससे कहीं ज्यादा झेल चुका था। तभी शेन हाओशुआन हंसते हुए बोला, अरे मुझे भी तुम कहीं देखे देखे लग रहे हो। हाँ याद आया, ओरिएंटेशन पार्टी में परफॉर्म करने वाले तुम ही थे ना? इतना कहते ही वो उसके पास जाकर उत्साह से बातें करने लगा। कुछ ही देर में दोनों ने कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लिया और एक दूसरे को भाई कहकर बुलाने लगे। उन्हें देखकर मैं बस सिर हिला सका। हाओशुआन की लोगों से घुलने मिलने की स्पीड सच में कमाल थी। हॉस्टल से निकलने के बाद मैंने कहा कि मुझे सुपरमार्केट से कुछ जरूरी सामान खरीदना है। कमरे को भी थोड़ा व्यवस्थित करना था। मैंने सोचा आज क्लास खत्म होते ही लौटकर रात में ही हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊंगा। ये सुनकर शेन हाओशुआन हैरानी से बोला, मु चेन तुम इतनी जल्दी हॉस्टल शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हो? मैंने सिर हिलाया, हाँ मैं काफी समय से इसका इंतजार कर रहा था और मुझे एक फिशिंग ग्राउंड में पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई है। शाम को फ्रंट डेस्क पर काम करता हूँ, मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन और फिशिंग इक्विपमेंट बेचने का काम आसान है, बस स्कूल और उस घर से थोड़ा दूर है। हॉस्टल में रहने के बाद रोज वहाँ आना जाना नहीं पड़ेगा, इसलिए नौकरी करना भी आसान हो जाएगा। उस दोपहर में घर लौटा, सामान समेटा और पिताजी को सब बता दिया। फिर सूटकेस लेकर वहाँ से निकल गया। उसी समय काम से लौटी मिसेस गू ने मुझे जाते देखा। उन्होंने बटलर से पूछा, मु चेन अचानक क्यों चला गया? बटलर ने आह भरते हुए कहा, उसके पिता ने नौकरी छोड़ दी है, इसलिए वो हॉस्टल में रहने चला गया। ये सुनकर उन्होंने बेपरवाही से कहा, तो नया ड्राइवर रख लो, अच्छे ड्राइवर की कोई कमी नहीं है। बटलर ने चुपचाप सिर हिला दिया। तभी उन्होंने अपना बैग और कोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, वैसे उसका चले जाना भी बुरा नहीं हुआ। मैं देख रही थी कि वो रोज चिंगहान के साथ स्कूल आता जाता था। मुझे डर था कि कहीं उसके मन में कोई गलत भावना न पैदा हो जाए। अच्छा हुआ पिछली बार तस्वीरों वाली बात पर वो नाराज हो गई, वरना कौन जाने वो सच में उस पर ध्यान देने लगती। बुजुर्ग बटलर ने मजबूर मुस्कान के साथ कहा, जी आप सही कह रही हैं।